हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज की क्लास के बारे में मैं एक शॉर्ट में एक डिस्क्राइब कर दूं आपको कि आज हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग 69वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और जो एग्ज़ाम आपको देना है अभी प्रीलिम्स का, या फिर यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, या फिर आपको आरओ का जो एग्ज़ाम देना है दिसंबर में या जनवरी में 2023 में जो होने वाला है, तो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है उसमें दो ही मैगजीन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है आपकी घटनासार और साथ ही साथ दूसरी होती है घटना चक्र। तो घटनासार की ये जो करंट अर्धवार्षिकी जो 2023 की आई हुई है, करंट हाफ ईयरली है, ध्यान दीजिएगा, हाफ ईयरली पे मेरा फोकस है क्योंकि ये अभी हाफ ईयरली की ही करंट अफेयर्स आई हुई है। तो इसी को आज हम स्टडी करेंगे और कैसे स्टडी करेंगे वो हम समझते हैं। और आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार स्पेशल भी करंट अफेयर्स इनमें शामिल किया गया है और साथ ही साथ यूपीपीसीएस को भी शामिल किया गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इंडेक्स को कि फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक के पूरे करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षा आरओ, यूपीपीसीएस, 69वीं बीपीएससी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसमें 3-4 सेगमेंट होते हैं, जैसे अपडेट जो है कि नेशनल इंटरनेशनल हर एक चीज़ों को अपडेट किया जाए, फिर नेशनल जो इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उसके बाद आर्थिक घटनाएं, फिर उत्तर प्रदेश विशेष भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ समसामयिकी में जो है कि चर्चित व्यक्तियां और जो स्थल अभियान, महोत्सव, मेले, समिति, आयोग, फिर पुरस्कार, खेल जगत और बिहार समसामयिकी भी इसमें शामिल की गई है। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इसके नेशनल घटनाक्रम को, और एक ही वीडियो में पूरे एक एक घटनाक्रम को हम लोग समेटेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इसको 6 से 7 लेक्चर में हम कंप्लीट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, नेशनल घटनाक्रम से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक प्यारी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिविल सर्विसेज के लिए ये बेस्ट आपका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये रही दोस्तों राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, जो कि फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक के सभी डेटा को इसमें इंक्लूड किया गया है। और आज है 20 अगस्त, यानी 3 से 4 दिन बाद ही ये मार्केट में आई है, अभी मतलब 3 से 4 दिन पहले। और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और जितना भी नेशनल इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होगा उसको कवर करेंगे। तो चलिए जूम कर लेते हैं पहले हम इसको अच्छे से, ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और क्लियर आपको दिखना भी चाहिए मोबाइल की स्क्रीन पर भी। तो पहला टॉपिक है हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रयान की 100 किलोमीटर की कक्षा के निकट पहुंच चुका है। हालांकि आज 20 अगस्त है और हो सकता है कि ये 1 से 2 दिन में धीरे धीरे चंद्रयान जो है कि आपका चंद्रमा पे लैंड कर जाए। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी होगी, अभी आधे एक घंटे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, लगभग 2 से 3 बजे के आसपास, कि चंद्रमा की 25 किलोमीटर की दूरी रह गई चंद्रयान 3 की। वो भी धीरे धीरे हम लोग सफलतापूर्वक उस पर कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी, जहाँ से आपसे अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कि 1 अगस्त 2023 को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चांद ने अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए 5 अगस्त 2023 को 22 दिन की यात्रा के बाद चांद की कक्षा में प्रवेश कर लिया। यानी 1 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर 5 अगस्त को पृथ्वी कक्षा में, मतलब चांद की कक्षा में यह प्रवेश कर गया। बात आती है कि इस मिशन को शुरू कब किया गया था, तो 16 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था, जिसको अभी हम आगे समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 14 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश कर गया था, जहाँ से 16 अगस्त के बाद 100 किलोमीटर की दूरी रह गई थी केवल। और इसमें हुआ क्या दोस्तों कि इसके बाद प्रपल्शन जो मॉड्यूल होते हैं और लैंडर मॉड्यूल, ये जो जिसको हम विक्रम कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जब 100 किलोमीटर की रेंज थी तो 16 अगस्त की बात है, जिसमें प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गए। प्रपल्शन मॉड्यूल का जो कार्य था पृथ्वी की कक्षा से निकाल के चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराना, लैंडर को, लैंडर मतलब विक्रम, और उसके अंदर एक रोवर है जो सारी की सारी इमेजेस लेगा, सारे आंकड़े इकट्ठे करेगा, जिसको हम प्रज्ञान के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात लैंडर की महत्वपूर्ण डिबूस्ट प्रक्रिया पूरी की जाएगी और लगभग 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारा जाएगा, जिसमें एक रोवर होगा जो चांद की सतह का विश्लेषण भी करेगा। आगे देखते हैं, इसी पर हम और भी आगे चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रोवर का जो नाम है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि रोवर को किस नाम से जानते हैं, तो प्रज्ञान के नाम से जानते हैं, जबकि ये जो लैंडर है इसको विक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके आगे हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इसरो के द्वारा
14 जुलाई 2023 को, मैंने 16 जुलाई बोल दिया था, बाय मिस्टेक उसे सही कर लीजिएगा, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है आपके आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है, वहां से इसको जो है कि प्रक्षेपित किया गया था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो नेल्लोर जिले में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और चंद्रयान 3 को सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 MK4, ध्यान देना, LVM-3 MK4 प्रक्षेपण यान से इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स में यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। पूरी की पूरी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोग PDF का यूज कर सकते हैं, PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं इसमें LVM-3 में कैसी पद्धति होती है। तो इस रॉकेट के संचालन करने के लिए हमें 3 चरणों के ईंधनों का प्रयोग करना पड़ता है। एक होता है ठोस ईंधन, पहला चरण, दूसरा चरण होता है तरल ईंधन, और तीसरा चरण जो कि सबसे आगे लगा होता है, मतलब सबसे लास्ट में, क्रायोजेनिक ईंधन। और क्रायोजेनिक ईंधन में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही पाए जाते हैं क्रायोजेनिक इंजन में, लेकिन ये तरल फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रायोजेनिक इंजन में किस प्रकार के ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी मदद से जो है कि LVM-3 MK4 की मदद से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया। और इसकी संपूर्ण विशेषता में यह इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यह चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र मेंजिनस यूक्रेटर के पास 23 अगस्त या 24 अगस्त को उतरने की संभावना है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी चंद्रयान मिशन रूस, अमेरिका और चाइना ने लॉन्च किए थे वो या तो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के आसपास ही होते थे, लेकिन पहली बार है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया के किसी भी देश के द्वारा कोई एक सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा रही है। और वो गर्व हमें भारत को मिला है, यानी इसरो के महान वैज्ञानिकों का यह अथक प्रयास रहा है कि हमें दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का जो एक गर्व महसूस हो रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर, ध्यान देने वाली बात है, उत्तरी ध्रुव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा हूं। आगे देखते हैं, 2019 में चंद्रयान 2 मिशन आखिरी चरण में चांद की सतह पर उतरने में ही विफल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। क्रैश लैंडिंग का मतलब होता है जैसे हवाई जहाज जब रनवे पे जो है कि लैंड करते हैं तो कभी कभी आप देखेंगे कि उनके पहिए बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, या आगे से वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैश हो जाते हैं प्लेन। तो इसी तरीके से जब आपका जो ये था प्रज्ञान था, मतलब कि जो लैंडर था, ये जब आपके प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो रहा था तभी वहीं पे कुछ क्रैश की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से ये 2 किलोमीटर पहले ही इसने अपने संकेत छोड़ दिए थे इसरो से। तो इस बार ऐसी संभावनाओं को दूर किया गया है ताकि इस बार सॉफ्ट लैंडिंग इजीली की जा सके। आगे देखते हैं, भारत अगर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरने में सफल रहा तो ऐसा करने वाला वो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, फिर तत्कालीन सोवियत संघ जिसको हम USSR कहते हैं, और चीन, इन 3 देशों ने ये सफलता हासिल की है। लेकिन ध्यान देना, मैंने अभी एक शब्द यूज किया था कि भारत दुनिया का पहला देश होगा। कब? जब वो भारत के द्वारा इसको दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा, क्योंकि अभी तक इन तीनों देशों ने या तो भूमध्य सागर के जोन में ही उतारा है, कभी भी दक्षिणी क्षेत्र में नहीं उतारा था। इसीलिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि चीन जो है दुनिया का पहला देश है जो अपने पहले प्रयास में ही 2013 में चांगई 3 मिशन को चांद पर उतारने में सफल रहा। अब प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि चंद्रयान 3 तो सभी बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा कि चीन का कौन सा मिशन था जिसने एक ही प्रयास में चंद्रमा पर अपनी लैंडिंग करा दी। जैसे हम लोगों ने मंगल मिशन में यह सफलता प्राप्त की थी, दुनिया के हजारों मतलब प्रयास किए गए दुनिया के देशों के द्वारा, लेकिन भारत के द्वारा एक ही प्रयास में हमने 2014 में मंगलयान पर जो है कि लैंडिंग करा दी थी, पहले ही प्रयास में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पल था हमारे लिए। उसी तरीके से चाइना की ये बात हो रही है। अब बात करेंगे चंद्रयान 3 एक दृष्टि में कि इसमें क्या क्या है। तो इसके 3 हिस्से हैं। पहला है प्रपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा? ये लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने का कार्य करेगा। उसके बाद लैंडर का काम क्या रहेगा? चंद्रमा की सतह पर उतरकर उसमें मौजूद रोवर को बाहर निकालना है। और जब रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो वहां से सतह पर खनिजों सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करेगा, क्योंकि रोवर एक 6 प्लेटों वाला एक जो है कि रोबोट टाइप का होगा, जिसमें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे होंगे, जहां से वो मिट्टी के खनिज वगैरह इन सभी की जानकारी
देगा। आपको बताते चले 2013 में जब चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था तभी भारत को पानी के संकेत देखने को मिले थे, क्योंकि उसके कुछ आंकड़ों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया कि चंद्रमा पर पानी के संकेत देखने को मिलते हैं। और इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट रूसी चंद्रयान भी यहाँ पर चर्चा में आ गया है, तो रूसी चंद्रयान को भी देख लेते हैं। रूस के चंद्रयान के द्वारा लूना 25 का जो है कि सफल प्रक्षेपण 11 अगस्त 2023 को किया गया था। इसने चंद्रमा के लिए अपना चंद्रयान लूना 25 का प्रक्षेपण किया, जो चंद्रमा की सतह पर 21 अगस्त को लैंड करेगा। 21 अगस्त को लैंड करेगा और जो इसका मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा? ये मुख्य रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वोगुलावस्की क्रेटर क्षेत्र में 21 अगस्त को लैंड करने से पूर्व चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर 3 से 7 दिन बिताएगा। और इसका जो मुख्य योगदान रहेगा वो ये रहेगा कि यह चांद पर 1 वर्ष तक कार्य करता रहेगा और यह रूसी मिशन चांद से मिट्टी के नमूने और ऑक्सीजन की खोज करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पे यह भी अभी चर्चा में आ गया है। आप लोग 1 से 2 दिन में न्यूज में लगातार पढ़ रहे होंगे, उसके बारे में भी सुन रहे होंगे। और अब हम बात करेंगे कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है भारत के चंद्रयान 3 का। तो मिशन का उद्देश्य है ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह से तापीय गुणों को मापना, यानी कि जो चंद्रमा की सतह से तापीय गुण यानी कि सूर्य का जो प्रभाव पड़ता है उसके गुणों को मापना, भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना कि भूकंप की स्थिति क्या है, और लूनर क्रस्ट तथा मेंटल की संरचना का चित्रण करना भी है। तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और बात करें कि साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया, क्या हम नॉर्थ पोल पर नहीं भेज सकते थे? क्या हम भूमध्य रेखा के जोन पर नहीं उतार सकते थे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती है और तापमान वहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फार्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। हालांकि 2013 मैंने कह दिया था, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट के मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी के संकेत भी दिए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ, चंद्रयान सेकंड कब हुआ और चंद्रयान थर्ड कब हुआ। बात करेंगे कि चंद्रयान थर्ड चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। मैंने यही तो चीज़ आपको शुरू में बताई थी कि ये दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि अभी तक चंद्रमा पर उतरने वाले जितने भी सभी स्पेसक्राफ्ट हैं वो या तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या चंद्र के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर ही उतरे हैं। वो कभी भी दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की गई है। भारत ऐसा करने में अगर सफल हो जाता है तो दुनिया में पहला ऐसा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर जो है कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और ये भारत के साथ साथ इसरो की भी तकनीकी विज्ञान की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। और हम आगे देख लेते हैं ये मिशन 14 दिन का ही क्यों रखा गया है, क्योंकि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात होती है और 14 दिन तक उजाला रहता है, यानी कि दिन रहता है। जब तक रात होती है तब तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लैंडर सोलर के पैनल्स हैं वहां से पावर जनरेटर करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तक वो पावर जनरेट कर सकेंगे। लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगा, और ऐसे में पावर जनरेशन जब नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो भयंकर ठंड को नहीं झेल पाएंगे और वो खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा मिशन विफल हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 14 दिन का मिशन रखा गया है। और एक और जानकारी आपको याद होनी चाहिए, प्रोपल्सन मॉड्यूल या इंजेक्शन कक्षा से लेकर चंद्र कक्ष में 100 किलोमीटर तक लैंडर और रोवर को ले जाएगा। इसके अलावा यह अपने साथ एक विशेष यंत्र जिसे हम सेप कहते हैं, सेप का मतलब होता है स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ हैबिटियल प्लैनेटरी अर्थ, को भी ले जाएगा, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय माप सहित कई तरह के अध्ययन भी करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। एक चंद्र दिन बराबर जो है कि 14 पृथ्वी के दिन होते हैं, इसीलिए एक ही दिन वहाँ पर रुकेगा, लेकिन पृथ्वी की नज़र में वो 14 दिन रहेंगे, और इसलिए जो है कि यह मिशन 14 दिन का रखा गया है। आखिरकार इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा, इतना पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है, जबकि भारत में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। तो इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने, रोवर को वहां चलाने की योग्यता है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस, ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक उड़ानों में मदद करेगा, यानी कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। और भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 से चंद्रयान को लॉन्च भी किया है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, ध्यान दीजिएगा, अमेजन के फाउंडर जो हैं वो जेफ बेजोस हैं, कि कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के प्रयोग में अपनी रुचि भी दिखाई थी। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का प्रयोग कमर्शियल और टूरिज्म के उद्देश्य के लिए करना
चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान करके लो अर्थ ऑर्बिट स्टेशन तक ले जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आपकी छोटी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की है, जो कि किससे संबंधित है, चंद्रयान 3 से संबंधित, जिसमें आपने रोवर का काम देखा, प्रपल्सन मॉड्यूल का काम देखा, प्रज्ञान का काम देखा, ये मिशन कितने दिन तक रहेगा यह भी देखा आपने, और क्यों दिन में रह रहा है, क्यों रात में रह रहा है, इन सभी जानकारी को मैंने आपसे शेयर किया। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रॉपर जो है कि हर चीज़ को समय पे आपको कराया जाता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। यहाँ से एक प्रश्न आपके आरओ में या 69वीं बीपीएससी में या यूपीपीसीएस 2024 में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ कि 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय वन मंत्री जो थे अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व, ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण NTCA की गणना रिपोर्ट 2022 को जारी किया। हालांकि यह जो गणना की जाती है प्रत्येक हर 4 साल पे की जाती है। हर 4 साल में जो है कि जो भी परिवर्तन होता है देशव्यापी बाघ गणना में, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसको जारी किया जाता है। इससे पहले भी अप्रैल 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, उसके 50 वर्ष पूरे होने पर भी अंतरिम बाघ रिपोर्ट की गणना जारी की थी। अंतरिम बाघ गणना जो है कि रिपोर्ट एक जारी कर दी गई थी और वहां पर उन्होंने बताया था कि काफ़ी वृद्धि हुई है बाघों की संरक्षण में। अब हम देखते हैं जो नवीन रिपोर्ट आ चुकी है पूरी तरीके से, इसने साल 2018 में जबकि 2967 बाघ थे, बताया है कि 2022 तक जो लगातार 4 साल वृद्धि हुई है उसमें प्रति वर्ष सालाना रूप में 6.1% की वृद्धि देखने को मिली है। ध्यान दीजिएगा, ये केवल 4 साल की वृद्धि नहीं है, बल्कि ये प्रति वर्ष 6% की वृद्धि दर दिखाई जा रही है यहाँ पर, कि हर साल लगभग 6% की वृद्धि देखने को मिली है। और इस प्रकार पूरी दुनिया में जितने भी बाघ हैं उनका 75% आबादी जो है बाघों की भारत में देखने को मिलती है। और आगे जानकारी हम लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसकी जो गणना की गई इस रिपोर्ट के अनुसार कि देश में कम से कम 3167 और अधिकतम 3925 बाघ हो सकते हैं, इसीलिए औसत संख्या 3682 मानी गई है। और अब आपसे अगर पूछा जाता है कि वर्तमान भारत में टोटल कितने बाघ हैं, तो आपको जो आंसर देना है 3682 देना है। कितना देना है? 3682। अब हम बात करते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा बाघ हैं वो आपके MP में, क्योंकि MP को पहले भी टाइगर स्टेट कहा जाता था। 2018 की जनगणना के अनुसार उसमें 526 जो है कि बाघ बताए गए थे, लेकिन वर्तमान में 785 बाघ हो चुके हैं। और हम आगे चलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो पूरे भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, उसमें सबसे अधिक अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जहां पे 260 बाघ हैं। ध्यान देना, मैं पूरे राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर अभी हमने पढ़ा कि MP में लगभग जो है कि 785 जो बाघ हैं वो किसी एक टाइगर रिजर्व में नहीं होंगे, बल्कि MP के कुछ अलग अलग टाइगर रिजर्व में होंगे। लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करें, 53 टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक जो है कि टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का है, जहां पे 260 बाघ अकेले यहां देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है, जिसमें यूपी स्पेशल आप देखेंगे रानीपुर उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी इसको हाल ही में जो है कि नवगठित किया गया है और यह चित्रकूट में स्थित है। यहाँ पर 10 से भी कम टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, अर्थात कि 10 से भी कम टाइगर देखने को मिले हैं। तो ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और अगर हम बात करें कि शिवालिक पर्वत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे अधिक है। अगर हम रीजन वाइज बात करेंगे तो इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में लगभग 270% की वृद्धि देखने को मिली है। तो पूरे भारत की अगर हम क्षेत्र वाइज बात करेंगे तो शिवालिक पर्वत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पिछले 16 साल में 275% की वृद्धि देखने को मिली, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक होगी। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र होगा, जहां पे 270% की वृद्धि हुई, जिसमें कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु राज्यों ने बाघों की संख्या में 270% की वृद्धि की है। आइए, देश के शीर्ष 12 बाघ संख्या वाले राज्य हैं, लेकिन हमें केवल 4 पढ़ने हैं। नंबर 1 पे कौन है? MP है, जहां 2018 में 526 थे, वहां से बढ़ के 785 पहुंचे। कर्नाटक सेकंड नंबर पे 524 थे यहाँ पे 2018 में, और अब
67 हैं। तो अब आप देखिए 2018 में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में केवल 2 बाघों का अंतर था, लेकिन 2022 में लगभग जो है कि आप देखेंगे कि 200 का अंतर आ गया, 200 से भी ज़्यादा का अंतर है यहाँ पे। और अब हम देखते हैं अगले अपने उत्तर प्रदेश को। पूरे भारत में 8वें नंबर पे उत्तर प्रदेश एग्जिस्ट करता है, जहां 173 बाघ थे, लेकिन अब वहां से बढ़ के 205 बाघ हो गए। और बिहार की बात करें तो बिहार 12 नंबर पे एग्जिस्ट करता है, जिसमें 31 बाघ पहले थे और अब बढ़ के 54 बाघ हो चुके हैं। तो आपको बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिहाज से आपको ये दोनों आंकड़े वर्तमान में याद रहने चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। PSLV C-5756 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। सिंगापुर देश के पूछेगा भी आपसे कि PSLV C-56 के द्वारा किस देश के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, तो हम कह सकते हैं कि सिंगापुर के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। क्या थी इसकी स्टोरी, समझते हैं। यहाँ पर 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV C-56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। और साथ ही साथ ये जो काम किया गया है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पूरी तरह से व्यावसायिक इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर चमकदार भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है कि अब हम व्यावसायिक जो है कि कमर्शियल लेवल पर भी हम बड़े बड़े उपग्रहों को हम लॉन्च कर सकते हैं। और इन 7 उपग्रहों में कौन कौन से उपग्रह थे वो आपको पता रहना चाहिए। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कभी पूछे तो ये जानकारी रहनी चाहिए। DSSAR, Velox AM, आर्किड एटमॉस्फेयर कपलिंग, डायनेमिक एक्सप्लोरर, स्कूप 2, NU लॉयन, ग्लासिया 2, ORB 12 स्ट्राइडर, ये 7 प्रकार के अलग अलग उपग्रह थे जो सिंगापुर के थे, जिसको हमारे द्वारा सफल किया गया। लेकिन एक इसमें नया जो है कि इनोवेशन इसरो के द्वारा किया गया, जो बेहद ही काफ़ी तारीफ के लायक है, पूरी दुनिया को तारीफ करनी चाहिए और दुनिया कर भी रही है, कि अंतरिक्ष में एक अनूठा प्रयोग किया भारत ने। क्या किया? वैज्ञानिकों द्वारा PSLV C-56 रॉकेट के नवीनतम प्रक्षेपण की सफलता के बाद एक अनूठा परीक्षण करते हुए रॉकेट के बचे हुए हिस्से को पृथ्वी की ओर वापस 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में लाया जाएगा और वहां पे अगले 2 महीनों में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके वो नष्ट हो जाएगा, यानी जीरो मतलब जल जाएगा। और ऐसा न करते तो ये जो रॉकेट का मलबा है अगले कई दशकों तक अंतरिक्ष में भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी जीरो होने की वजह से कोई भी वस्तु हवा में तैरती रहेगी, हवा में घूमती रहेगी। और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान वैसे तो देखा जाए कि सामान्यतः किसी सफल मिशन के बाद रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा अंतरिक्ष में ही बेहद ऊंची कक्षा में छोड़ दिया जाता है और यह दशकों तक भटकता रहता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ बना रहता है। इस दौरान जब दूसरे मिशन या उपग्रह भेजे जाते हैं तो उनसे मलबा के टकराने का खतरा बना रहता है। इसीलिए इसरो के द्वारा क्या किया गया, अंतरिक्ष के मलबे को कम करते हुए इन खतरों को टालने के लिए पृथ्वी की कक्षा में वापस 300 किलोमीटर बुला के इसे क्या किया जाएगा, जला दिया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में इसको जलाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए इसके लिए आप एक मूवी थी शाहरुख खान की जो लगभग 2 साल पहले आई थी, जीरो नाम से एक मूवी थी, जिसमें शाहरुख खान एक बौने के रूप में रोल प्ले करते हैं। और आप इस मूवी को देखेंगे तो वहाँ पे ये सीन आप समझ पाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। और इसका जो लाभ होगा, इसका क्या लाभ होगा, तो इसका एक सबसे बड़ा लाभ है कि रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर खुद ही नष्ट हो जाएगा। यानी जो मलबा खत्म होने में कई दशक लग जाते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने उसे 2 महीने में खत्म करने की व्यवस्था कर ली है। यानी अब हमें इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसरो ने कहा है यह मलबा जितने कम समय अंतरिक्ष में रहेगा उतने ही खतरे कम होंगे। अब अगला हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से 2019 या 2020 की बीपीएससी में एग्जाम पूछा जा चुका है नए संसद भवन से संबंधित कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसके द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन अब इससे संबंधित और भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब इस टॉपिक पे बारे में चर्चा करते हैं कि 28 मई 2023 को, कब 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन कर दिया गया। हालांकि हमारी जो संसद भवन है कुछ इस तरीके से त्रिभुजाकार डिजाइन बनाई गई है। त्रिभुजाकार संसद हमारी भवन है और इसमें पिछली संसद भवन की अपेक्षा
वर्तमान संसद भवन जो इस समय चल रही है उसकी अपेक्षा इसमें नई सीटों की संख्या व्यवस्था की। जैसे लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वर्तमान में सीटें चल रही हैं वो लोकसभा में है 545 और राज्यसभा में बात करेंगे 245 है। तो इस तरीके से लगभग 700 साढ़े 700 लोगों का जब ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त सत्र, तो वहां पे बैठते हैं लोग। लेकिन 2026 के बाद जब जनगणना, नई जनगणना आएगी, उसके अनुसार सीटों की संख्या वृद्धि होगी क्योंकि हमारी जनसंख्या में भी परिवर्तन हुआ है। तो जब सीटें बढ़ेंगी तो उसके लिए वर्तमान संसद में जगह कम पड़ जाएगी। इसीलिए नई संसद भवन में 888 और राज्यसभा में 384। और जब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जो तीसरे संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों वाला एक बृहद हॉल भी बनाया गया है, जहां पे आर्टिकल नंबर 108 के तहत जब संयुक्त सत्र को बुलाया जाता है, जैसे किसी विधेयक पर गतिरोध होता है, तो ऐसे में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है उस विधेयक को पास करने के लिए। तो वहां पर भी एक संयुक्त बैठक के लिए आपके लिए क्या चाहिए? एक बड़ा सा हॉल जहां पे सभी सदस्य गणमान्य बैठ सकें। तो 1272 सीटों का एक नया हॉल भी बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के साथ सोने की परत वाले सेंगोल की स्थापना और पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री जी ने की और सेंगोल की स्थापना की। आप लोग गूगल पे डालिएगा आज सेंगोल और देखिएगा कि सेंगोल क्या होता है। सामान्यतः इसको प्राचीन काल से ही राजदंड के रूप में माना जाता है। सेंगोल न केवल सत्ता के प्रतीक माने जाते हैं बल्कि यह राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने और राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक रहा है। और सेंगोल का जो इतिहास है वो चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी तो उस समय भी भारत की स्वतंत्रता का हस्तांतरण सेंगोल के साथ ही किया गया था। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा कर दिया गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया और उसी मध्य रात्रि में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को आधी रात को सेंगोल सौंपा और यह माना जाता है कि सेंगोल सौंपना ही सत्ता का हस्तांतरण था। और बाद में इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया, वहां से निकलवाकर इस पर सोने की परत लगाकर इसे कहाँ रख दिया गया? लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में, ओम बिरला जी के कुर्सी के बगल में लगा दिया गया है, जहां स्पीकर महोदय बैठते हैं पीठासीन अधिकारी के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हैं जहां से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि इसी ऐतिहासिक अवसर पे 75 रुपए के मूल्य का एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, यानी जारी किया। और इस संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका निर्माण टाटा कंसल्टेंसी, मतलब टाटा जो कंपनी है उसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यही बीपीएससी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी और इसके निर्माण का कार्य 15 जनवरी 2021 से शुरू किया गया और 28 मई 2023 को लगभग 2 से ढाई साल बाद इसको बनकर जब तैयार हो गई तो इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। हालांकि इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट थे वो विमल पटेल जी थे और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था। यही प्रश्न सेम बीपीएससी में पूछा गया था। इसमें मुख्यतः 3 मुख्य द्वार हैं और 3 उपद्वार हैं। जो मुख्य द्वार हैं उनको तीनों ही सेनाओं के रूप में समर्पित किया गया, जैसे जल सेना, थल सेना और नभ सेना को समर्पित कर दिया गया है, जिसका नामकरण भी किया गया। जल सेना को ज्ञान द्वार, थल सेना को कर्म द्वार और नभ सेना को शक्ति द्वार के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है क्रमशः करके पूछने को। लोकसभा कक्ष की जो थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा की राष्ट्रीय थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है और प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी लगाया गया है। तो इस तरीके से काफी अच्छा बनाया गया है यहाँ पर इसको। और ऊपर शीर्ष में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो कि अशोक स्तंभ में 4 सिंह स्थापित किए गए। ध्यान देना 4 सिंह रहते हैं, कभी भी 3 नहीं रहते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको रीड नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर बंगलुरु को वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, ध्यान देना वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल कर लिया गया और ऐसा होने वाला ये पहला भारतीय शहर है। जुलाई 2023 के आखिरी सप्ताह में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला जो है कि भारतीय राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया है और यह इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
अच्छा, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम क्या होता है? तो ये शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है और खुफिया जानकारी भी साझा करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र शहर बंगलुरु अभी तक इसमें शामिल हुआ है और दुनिया के टोटल 41 शहर इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें 41वां नंबर हमारे बंगलुरु का आया है। हालांकि बात करेंगे वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्टैब्लिशमेंट की, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई है, ज़्यादा ये पुराना नहीं है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स में जरूर ये प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर आपके यूपीएससी या यूपी पीसीएस या बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। क्या है टॉपिक? टॉपिक ये दोस्तों कि न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला राजस्थान पहला राज्य। एक होता है न्यूनतम आय की बात करना और एक होता है उसकी गारंटी देना। गारंटी देने का मतलब है सरकार कानून बना के अपने राज्य के प्रत्येक नागरिकों को न्यूनतम आय की गारंटी योजना देगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ आय जरूर होगी। राजस्थान विधानसभा के द्वारा 21 जुलाई 2023 को एक ऐतिहासिक बिल पास किया गया जिसका नाम था राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है और इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि विधेयक में 3 श्रेणियां कवर की गई हैं। पहला है न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, यानी इनकम की बात हो रही है। दूसरा है गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, यानी एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। तीसरा है गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। तो इसमें मोस्टली जो है कि एक तो इनकम की बात की गई है, एक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है और एक पेंशन की बात की गई है। इन तीनों ही स्तर पे इनको गारंटीकृत अधिकार बना दिया गया है कानून बनाकर। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है डिटेल में तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब हम एक एक करके तीनों अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार क्या कहता है? यह विधेयक प्रत्येक वयस्क नागरिक को, वयस्क का मतलब 18 साल से प्लस जो नागरिक होते हैं, उनको एक वर्ष में कम से कम 125 दिन की न्यूनतम आय की गारंटी देता है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को, जो गवर्नमेंट सर्विस में, उनकी बात छोड़ दीजिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगार हैं, उनको एक वर्ष में 125 दिन की न्यूनतम आय की गारंटी देता है ये। साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के माध्यम से न्यूनतम आय प्राप्त होगी। और इसी के आगे मनरेगा के 100 दिनों के अतिरिक्त 25 दिन का और रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये इन जो आपका रोजगार से संबंधित जो आय की बात हो रही है वो आपने देखा। वहीं गारंटीकृत रोजगार के अधिकार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सरकार साप्ताहिक यानी 7 दिन, पाक्षिक यानी कि 15 दिन इस रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। इसके लिए जरूरी ये है कि जहां भी आप कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं वो पंजीकृत आपके जो जॉब कार्ड के पते के 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही होना चाहिए। जहां पे भी आपने अपना जॉब कार्ड को अप्लाई किया है, पंजीकृत किया है, उससे 5 किलोमीटर के नियरेस्ट रेंज में ही होना चाहिए, तभी जो है कि आपको कार्य सरकार दिला पाएगी। और यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर अगर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक को साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, परंतु किसी भी मामले में यह अवधि 1 पखवाड़े से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब हो गया कि सरकार आपको 15 दिन से अधिक का भत्ता नहीं देगी, या तो 15 दिन के अंदर आपको रोजगार दिला देगी या 15 दिन तक का ही आपको भत्ता देगी और उसके बाद आपको रोजगार किसी भी हाल में जरूर दिलवा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा योजना है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। राजस्थान में वर्तमान सरकार कौन है? कांग्रेस की सरकार है, जो कि श्री अशोक गहलोत जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये एक आइडल बन सकता है, ये एक रोल मॉडल बन सकता है, ये विधेयक या अधिनियम जो प्रत्येक राज्यों को अपनाना चाहिए, ताकि वहाँ के नागरिकों को न्यूनतम आय की गारंटी मिले, न्यूनतम रोजगार की गारंटी मिले और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार भी मिलना चाहिए। आपको बताते चलूँ कि कांग्रेस सरकार यानी राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है, न्यू पेंशन स्कीम को हटा दिया गया है। अब बात करते हैं हम पेंशन से रिलेटेड, तो वृद्धावस्था या विशेष रूप से विकलांग या विधवा या एकल महिलाओं जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को पेंशन दी जाएगी, जिसमें 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष होगा इसमें पेंशन को 2 किस्तों में 15% की वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। तो यही वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस की हैं और अब आप जो है कि ईजिली समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं या जो रोजगार प्राप्त लोग होते हैं उनके भी महंगाई भत्ते में जैसे वृद्धि की जाती है, वैसे ही इस विधेयक में भी कहा गया है कि पेंशन में वार्षिक वृद्धि करना शामिल है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाया जा सके। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उनको महंगाई भत्ते में भी वृद्धि
करनी चाहिए। जैसे वर्तमान में मेरी सर्विस में अगर मैं कहूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब में हर साल जो है कि जुलाई और जनवरी में 2 बार महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। इसी तरीके से इनके पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राजस्थान पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स इसको चर्चा कर दी है, और बाकी जब आप पीडीएफ इसकी पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और क्लास के साथ रेगुलर आप अपडेट रह सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विश्व का पहला नैनो डीएपी। नैनो डीएपी का मतलब डीएपी एक खाद होती है, और ये तरल यानी लिक्विड फॉर्म में बनाई गई है, जो क्या होगी पानी में घुलनशील ईजिली होगी, और मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसे क्षीण नहीं होने देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 26 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को द्वारा विकसित विश्व के पहले इफ्को नैनो डीएपी तरल का लोकार्पण किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें, इफ्को नैनो डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त एक नैनो उर्वरक खाद उत्पाद का शुभारंभ किया गया। तो डीएपी में आपको मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे तरल डीएपी में 8% नाइट्रोजन होगा और 16% फास्फोरस को भी मिलाया जाएगा। इस आधार पर हम देखें तो खाद्य उत्पादन और उर्वरक के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है इफ्को के द्वारा। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अब यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था अमेजन वाला। अगला टॉपिक है हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, भारत की वैश्विक शक्ति के परिचायक के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि भारत को ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल करने के लिए स्वयं यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आमंत्रित किया। तो इसके बारे में हम समझते हैं जरा कि भारत को ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं। इनके निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन समूह में 7 जुलाई 2023 को शामिल हो गया है। 7 जुलाई को शामिल हो गया है। हालांकि जीसीआरजी ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है कि स्थापना 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए की गई थी। तो इसका फोकस होता है फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड फाइनेंस, इन तीनों ही मुद्दों पे चर्चा करना कि जो संकट इसमें लगातार बना रहता है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से निमंत्रण मिला था भारत को इसमें शामिल होने के लिए। साथ ही विदेश मंत्रालय में जो सचिव हैं संजय वर्मा, इनको शेरपा के रूप में यहाँ पे नामित किया गया है। चैंपियन ग्रुप में वर्तमान में अगर हम देखें तो बांग्लादेश है, बारबाडोस है, डेनमार्क है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है और सेनेगल, इनकी राज्य सरकारों के प्रमुख इसमें शामिल होते हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। तो भारत के शामिल होने से विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए परिणाम उन्मुख समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिलेगी। अर्थात इससे यह समझ में आता है कि यूएन जो अपनी समस्याओं के समाधान को खोजता है विकासशील देशों के लिए, उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत के निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाएंगे यहाँ पे। और इसकी स्थापना जो 2022 में की गई थी, खाद्य सुरक्षा, एनर्जी और वित्त यानी कि फाइनेंस से परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक वैश्विक प्रतिक्रिया का, क्या लिखा है? इसका प्राथमिक उद्देश्य एक वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करना है और देशों को इन संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने मदद करने के लिए रणनीतियों को विकसित करना है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य समाधान जुटाना, दुनिया के सामने आने वाली परस्पर चुनौतियों का समाधान करने में निर्णय निर्माताओं की सहायता करना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे। ग्लोबल क्राइसिस जो है कि इस ग्रुप में भारत को शामिल किया गया है खुद यूएन के महासचिव के निमंत्रण के द्वारा। अब हम अगला एक टॉपिक देखेंगे, शिक्षा पर जो एजुकेशन पे है, इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो है कि जारी की गई है 2.0। तो कैसे है, इस पे क्या चर्चा की जा रही है? तो शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री, भारत सरकार ने 7 जुलाई 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 पीजीआई पर रिपोर्ट एक जारी की है, जो कौन से वर्ष होंगे? 2021-22 के लिए। अब प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 का उद्देश्य क्या है? इष्टतम शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणी ग्रेडों में दिया गया, मतलब 10 कैटेगरी में दिया गया है। हालांकि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 ग्रेडों में अपनी जगह नहीं बना पाया। सबसे पहले छठे ग्रेड में
चंडीगढ़ और पंजाब का नाम आता है जो स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बनते हैं, जिसमें एक यूनियन टेरिटरीज है और एक स्टेट है। ये छठी ग्रेड में शामिल हुए हैं। शुरू के पांचों ग्रेड में किसी भी राज्य को दर्जा नहीं मिला। तो अब बात आती है कि हम जरा यूपी और बिहार का भी लेवल देख लेते हैं। हालांकि उस पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम था इसमें 6 मानकों का प्रयोग किया गया था। वो कौन कौन से मानक थे? पहला था लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, दूसरा स्कूल तक पहुंच, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी, चौथा इक्वालिटी यानी समानता, और पांचवा था गवर्नेंस मैनेजमेंट, और छठा है टीचर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। तो ये जो है कि 6 इसमें जो स्टैंडर्ड थे उसका प्रयोग किया गया था। और अब हम देखेंगे कि जो यूपी है वो श्रेणी नंबर 9 में शामिल होता है और बिहार भी। 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश और बिहार को शामिल किया गया है, और ये यूपी और बिहार के लिए सबसे ही खराब स्थिति है एजुकेशन के मामले में। अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, फ्रांस से 26 राफेल और 3 पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो इस पे भी चर्चा करते हैं। क्या है भाई टॉपिक पे हम समझते हैं। तो भारत की नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी, ये ध्यान दीजिएगा, श्रेणी का नाम याद रखना, 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने, ध्यान देना इसका फुल फॉर्म DAC, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्वायर काउंसिल ने 14 जुलाई 2023 को दी थी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। DAC ने यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस यात्रा के दौरान दी थी। और DAC रक्षा खरीद पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की एक सर्वोच्च इकाई है। यही जो है कि इसको जो है कि निर्णय लेती है, क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री इसकी अध्यक्षता के रूप में पद संभालते हैं। और आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में और कोई जानकारी हो तो। जी नहीं, अब इसकी कोई जानकारी नहीं। अब हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा पे। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं? रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद रानिल विक्रमसिंघे 20 से 21 जुलाई को 2023 को भारत की यात्रा पे थे। और क्यों थे? क्योंकि भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों के टोटल 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया जा रहा था। और मोदी जी ने इस पर निमंत्रण भी इनको दिया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद आप आइए हमारे यहाँ, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध की स्थापना हुई थी उसके आज लगभग 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद विक्रम सिंघल की यह पहली भारत यात्रा है। 21 जुलाई को दोनों ही लोग नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक करते हैं और इसमें 5 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। और वो 5 महत्वपूर्ण समझौते क्या थे? जिसमें स्पेशली फोकस किया गया था नवीकरणीय ऊर्जा पर एक समझौता, जो कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आर्थिक विकास परियोजनाओं पर सहयोग से जुड़ा समझौता भी शामिल है इसमें। और साथ ही साथ पेमेंट सिस्टम को लेकर श्रीलंका में भी UPI के जरिए अब लेन देन किया जाएगा। और इसमें NIPL और श्रीलंका पे के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क एक समझौता किया गया है। जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड्स होते हैं NIPL, इसके द्वारा और श्रीलंका के पे, जो श्रीलंका पे के बीच में अब समझौता हो गया है, जिससे दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली सरल हो सकेगी। और इस दौरान इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, यानी एक शीर्षक के नाम से दस्तावेज, प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, मतलब कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी नाम से एक शीर्षक, एक विजन दस्तावेज अपनाया जो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। तो ये जो विजन और दस्तावेज है ये मुख्यतः 5 स्तंभों पे आधारित है, जिसमें पहला स्तंभ क्या है दोस्तों? तो समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, जिसके लिए कोलंबो, त्रिंकोमाली, कांकेस्थुराई में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक के विकास में सहयोग किया जाएगा भारत के द्वारा, जो कि श्रीलंका के क्षेत्र हैं। और वहीं दूसरा पॉइंट है कि भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेस्थुराई के बीच नौका यात्राओं को शुरू किया जाएगा। उसी तरीके से भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाओं को जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? टूरिज्म भी डेवलप होगा और भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री स्तर पर संबंध बेहतर हो सकेंगे। वहीं हवाई कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो चेन्नई और कोलंबो के बीच उड़ानों का विस्तार किया जाएगा। अभी क्या है, अभी उड़ान के स्तर पे हो सकता है 5 से 6 फ्लाइट केवल आपको देखने को मिले, लेकिन अब इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। फिर अगला पॉइंट आता है आपका ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी। ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पे एक मतलब MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही साथ इसके द्वारा
BBIN पहल को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल पहल शामिल है, जिसमें श्रीलंका को बिजली उत्पादन के लिए सहयोग किया जाएगा। चौथा पॉइंट है हमारा पिलर, लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें सांस्कृतिक पक्षों का सहयोग करेंगे हम। भारत के बौद्ध सर्किट, रामायण ट्रेल के साथ साथ श्रीलंका के बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थानों को लोकप्रिय बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। और पांचवा जो आखिरी पिलर है कि श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति पर समझौता हो गया है, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच में अब यूपीआई का प्रयोग करके हम पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और हालांकि श्रीलंका से पहले भारत की जो यूपीआई सेवा है इसको सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और नेपाल, भूटान और फ्रांस ने अपनाया है। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि इस समय कितने देश इसमें शामिल हो गए हैं, तो श्रीलंका 1, सिंगापुर 2, यूएई 3, नेपाल 4, भूटान 5 और फ्रांस 6। तो टोटल 6 कंट्री हैं जिन्होंने भारत के साथ यूपीआई की सेवा का समझौता कर लिया है और वो यूपीआई की सेवा का सहयोग कर रहे हैं। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में एरावत 75वें स्थान पर आया है, यानी कि टॉप 100 में शामिल हुआ है भारत का एआई सुपर कंप्यूटर। एआई मतलब होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए देखते हैं क्या है पॉइंट। सीडैक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीडैक, जो कि पुणे में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया के 75वां स्थान दिया गया है। 23 मई 2023 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जर्मनी में की गई थी। तो और बात करते हैं इसके बारे में। एरावत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक पुणे में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर है। इसकी जो गणना करने की क्षमता है दोस्तों वो 13,170 टेराफ्लॉप की उल्लेखनीय गति के साथ ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। अब ये जो अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं टेराफ्लॉप, तो जैसे आप लोग जब नेटवर्क यूज़ करते हैं, अपना डाटा यूज़ करते हैं, तो आप कहते हैं कि हमें 1 KB की स्पीड आ रही है, KB 10 KB 15 KB या 1 MB 2 MB की डाउनलोडिंग हो रही है, तो ये स्पीड है। तो इसी तरीके से पर सेकंड जो है कि 13,170 टेराफ्लॉप। अब टेराफ्लॉप क्या है? ये जिस तरीके से आप 4G 5G में आप इसको देखते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम में आप डाउनलोडिंग करने के लिए वर्ड यूज किए थे, उसी तरीके से सुपर कंप्यूटर की जो गणना होती है वो टेराफ्लॉप, बीटाफ्लॉप, पेटाफ्लॉप इन सब में होती है। तो उसी तरीके से ये उसका एक मानक सिस्टम है। आगे देखते हैं वहीं भारत के परम सिद्धि एआई को 131वें, प्रत्यूष 169वें, मिहिर सुपर कंप्यूटर 316वें स्थान पे है। बात करते हैं शीर्ष पर कौन है, तो अमेरिका का फ्रंटियर शीर्ष स्थान पर रहा है इस बार। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का शीर्ष पर रहा है दुनिया में, और फुगाकू सेकंड नंबर पर आ गया जापान का। अब हम अगला टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एससीओ के बारे में हम चर्चा करेंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है भाई? संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 जो कि भारत में आयोजित हुआ। 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। वर्चुअल इसलिए क्योंकि चाइना जैसे दुष्ट देशों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना सोरोना सब फैलाते रहते हैं, इसलिए वर्चुअल ही करो, वो ज़्यादा सही है। बात करते हैं इसकी जो थीम रखी गई थी इस बार, टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ, यानी सुरक्षित एससीओ की ओर हम बढ़ेंगे। और इसमें जो सिक्योर फुल फॉर्म दी गई है, इसका मीनिंग क्या होता है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से सिक्योर की ये फुल फॉर्म भी बनाई गई है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कि इसको लॉन्च किया गया, मतलब एक तरीके से नाम दिया गया। और इसमें जो देश शामिल होते हैं, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया और सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं की थी। और यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित होने की वजह से नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया गया, जिसमें अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई थी। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर जो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जब वन लाइनर, तो उससे केवल एक लाइन ही याद रहती है, आगे पीछे का कुछ भी नहीं। लेकिन पेपर का अब एग्जामिनर ने लेवल इतना हार्ड कर दिया है कि आपसे डिटेल डिस्कस भी पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स को कभी भी वन लाइनर पैटर्न में मत पढ़िए, पहले डिटेल डिस्कस कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद जब मैं आपको वन लाइनर पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग के जो 20-22 पेज में है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी रिपीट होंगी, जिससे आपको रिविजन हो सकेगा और वो बेहतर पैटर्न रहेगा। आगे देखते हैं हम इसी के आगे,
यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सभी सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर बल दिया, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में कि ताकि वहाँ के लोग शांतिपूर्ण रहें, जिससे हमारा मध्य एशिया और चाबहार पोर्ट का सही तरीके से संचालन हो सके। सदस्य देश जो हैं वर्ष 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष यानी एससीओ एनवायरनमेंट ईयर घोषित करने पर सहमत हो गए। तो यह भी पूछा जा सकता है। और 2023 की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो दोनों ही बातें हमारे भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ से प्रश्न बनने के। बात करते हैं एससीओ की स्थापना में। तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, तब भारत इसका सदस्य देश नहीं था। संघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से की गई थी। और यहाँ पर वहीं वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया था। और 24वां जो इसका एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? कजाकिस्तान के अस्ताना में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपसे कि इस समय ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ये तीनों ही देश पर्यवेक्षक देश के रूप में यहाँ पर भूमिका निभा रहे थे। किस रूप में निभा रहे थे? पर्यवेक्षक के रूप में निभा रहे थे। और यहाँ पर ही हम देखेंगे कि इसी मंच पर 4 जुलाई 2023 को ईरान को एससीओ का एक नया स्थायी सदस्य बना दिया गया है। और यह सदस्यता ईरान को एससीओ के 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेजबानी भारत ने की। अब जो अगला कजाकिस्तान में अस्ताना में जब आपका 24वां जो है कि शिखर सम्मेलन होगा, तो वहाँ पे ईरान के भी लोग शामिल होंगे, यानी ईरान भी वहाँ पे शामिल होगा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया है। तो क्या है भाई ये टेलीमानस? देखिए, वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं, जिन्होंने 5 जुलाई 2023 को केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है। चैटबॉट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होता है, जो स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को, नैदानिक, मनोवैज्ञानिक और सलाहकारों को 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा। टेलीमानस संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर J&K हेल्थ कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 3T मतलब T3 टेस्ट, ट्रीट, टॉक, एनीमिया शिविर, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग कार्यक्रम, ओपीडी पंजीकरण के लिए स्कैन और शेयर सेवा सहित नई पहल को लॉन्च किया। कई सारी नई पहलों को इन्होंने लॉन्च किया है। तो अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए इकामरा परियोजना की शुरुआत की। तो आपसे यही पूछ लेगा कि भारत के किस राज्य के द्वारा इकामरा परियोजना को लॉन्च किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए ओडिशा के द्वारा। तो चलिए अब इसमें हम लोग आगे की स्टडी कर लेते हैं इसी में कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कौन है? ओडिशा के मुख्यमंत्री दोस्तों नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजू पटनायक के पुत्र के रूप में हैं। और इन्होंने 280 करोड़ रुपए की इकमारा जो है कि इकामरा परियोजना का हाल ही में शुरुआत किया गया। अब आप कहेंगे सर ये इकमारा का अर्थ क्या है? तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसी में कि जिसका उद्देश्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में उनकी जो है कि प्राचीन जो मतलब मंदिर हैं उनके विकास के लिए जो है कि बात की जा रही है। और भुवनेश्वर में जो कि 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर के परिवेश को बढ़ाना है, यानी इसका जो है कि कॉरिडोर एक डेवलप करना है, जिसका विस्तार करना है। तो आपसे सिंपली पूछ लेता है कि लिंगराज मंदिर का मिलान करने को आता है, ओडिशा दे देता है ऑप्शन में, और भी कई ऑप्शन दे देता है इसके लिए। तो इस तरीके के प्रश्न पूछ लेता है लगातार कि ओडिशा में है या एमपी में है, तो ये पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में जो है कि किया गया था। और वहीं इसी के साथ साथ 2019 में ये योजना लॉन्च की गई थी, इकमारा योजना। इकमारा क्षेत्र जो कि भुवनेश्वर का एक प्राचीन नाम है। अब समझ में आया आपको कि क्यों ये योजना का नाम दिया गया? क्योंकि ये भुवनेश्वर का एक प्राचीन नाम है इकामरा। और ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास की लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित किया गया। और एक प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि जो लिंगराज मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है या भगवान विष्णु को समर्पित है या भगवान जो है कि ब्रह्मा को समर्पित है? ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जाती है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और इसके आगे की जो जानकारी है देखते हैं, और तो कोई खास जानकारी नहीं थी। अब हम चलते हैं एसोचैम के द्वारा कौन सा एक एक्सीलेंस जो कि बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया 2023 का, किसे दिया गया? खनिज विकास और
और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023, इसके बारे में समझते हैं। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो वो जो 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं उनको तो बाद में समझना है, पहले यह पढ़ना है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में एसोचैम ने 2023 के लिए एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। और बाकी जो 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जिनके लिए इसका नॉमिनेशन हुआ है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक तो जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एनएमडीसी, ये वही है जो अभी हमने पढ़ा पीछे कि राष्ट्रीय खनिज जो है कि विकास निगम। तो एनएमडीसी द्वारा प्राप्त पुरस्कारों में खनिज विकास पुरस्कार 1 और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, ये 2 ब्रांड जो है कि इसमें 2 जो पुरस्कार हैं ये शामिल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी खासियत की कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम क्या करता है, तो ये एनएमडीसी भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ दुनिया में 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान दीजिएगा कि ये लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक तो भारत में भी है और दुनिया में भी 6ठी ऐसी कंपनियां निगम है जो 6ठा जो एक स्तर पे सबसे बड़ा उत्पादक करता है। देश के खनिज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। और साथ ही साथ एनएमडीसी के लिए कहा गया है कि शून्य अपशिष्ट खनन और निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, जो खनन उद्योग के विकास और उन्नति में योगदान देता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक नवरत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? नवरत्न, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और ये इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि सार्वजनिक उद्यम है अर्थात ये सरकारी संस्था है। साथ ही साथ ये नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है। तो ये भी एक नई जानकारी आपको दी यहाँ पर। अब बात करेंगे हम, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में है। ध्यान दीजिएगा, एक नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है जो पूरी तरीके से ऑफिस के लिए वर्क करेगी, यानी जहां पे ऑफिसेज वगैरह बहुत सारे खोले जाएंगे। और इस तरीके की बिल्डिंग दुनिया में सबसे बड़ी जो है कि बिल्डिंग बन रही भारत में। कहाँ पे बन रही दोस्तों? गुजरात के शहर सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। और ध्यान देना, इस बिल्डिंग का एक नाम भी है जो आगे मैं बताऊंगा। इस इमारत में मुख्य रूप से हीरे के व्यवसाय से जुड़े हुए कटर्स, पॉलिशर्स और व्यापारी वर्ग के सभी लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। तो ये जो बिल्डिंग बन रही है ऑफिस के नाम से, ये किस काम के लिए होगी? हीरे के संबंध में रहेगी पूरी की पूरी। और विश्व की इस सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का जो नाम रखा गया है सूरत डायमंड्स, जो है कि सूरत डायमंड बोर्स, क्या लिखा गया है? सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है। दुनिया के जेम कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध सूरत की इस इमारत को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया जा रहा है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन उन शॉप को या उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है जहां पे रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद जो मार्केट में आता है उन सभी की प्रोसेस को एक ही जगह कर दिया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल के रूप में हीरा आएगा, फिर हीरे को जो है कि आभूषण के रूप में कटर्स का प्रयोग किया जाएगा, कटर के माध्यम से काटा जाएगा, उस पर पॉलिश की जाएगी, उससे आभूषण बनाए जाएंगे, फिर मार्केट में सेल आउट करने के लिए निकाला जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है सेकेंड लेवल का, ये सारा का सारा एक ही जगह पे होने के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन इसको कहा जाता है। तो सूरत डायमंड बोर्स ये इसका नाम भी रखा जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, 4 साल में बनकर तैयार हुई इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2023 में किया जाएगा। और डायमंड बोर्स से पहले अमेरिका की एक कंपनी है, अमेरिका की पेंटागन, ध्यान दीजिएगा, पेंटागन बिल्डिंग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस इमारत मानी जाती थी। लेकिन अब जो है कि हमारी कौन सी हो जाएगी बताइए? अभी मैंने बताया आपको, सूरत डायमंड बोर्स ये जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मानी जाएगी, जो कि नवंबर 2023 में उद्घाटित की जाएगी। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट होगा। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में प्रारंभ हो गया। ध्यान देना कि आपने बहुत सारे परमाणु रिएक्टर का संचालन सुना होगा, जिसमें आपने कोयम्बटूर में सुना होगा और जो है कि तारापुर में सुना होगा, नरौरा उत्तर प्रदेश में सुना होगा। लेकिन वो सारे के सारे किसी विदेशी देशों के सहयोग से बने थे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, इनके सहयोग से इनको बनाया गया था। रावत भाटा आपने सुना होगा, कलपक्कम सुना होगा। लेकिन ये जो पहली बार हो रहा है कि गुजरात में प्रारंभ होगा जो स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है, इसमें किसी भी देश का सहयोग नहीं लिया गया है। गुजरात के सूरत में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP3 ने 30 जून 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। तो कहने का मतलब हो गया, जो काकरापार जो परमाणु रिएक्टर की जो एनर्जी थी वहाँ पे सूरत में जो यूनिट थी, वहाँ से 700 मेगावाट का जो है कि परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो 30 जून 2023 से फंक्शनिंग शुरू कर देगा, वाणिज्यिक परिचालन इसका शुरू किया गया। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश भर में 16
16 जो है कि 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर बनाने की योजना बनाई। यानी 16 यूनिट ये लगाने की बात कर रहा है, जिसको क्या कहा जाएगा, जो 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर। और आपको पता है हैवी वाटर जो है कि जो हैवी वाटर होता है वो रिएक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। दाबित भारी पानी रिएक्टर, जिसको PHWR, एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? प्राकृतिक यूरेनियम का। और शीतलक तथा मॉडरेट के रूप में भारी पानी का भी प्रयोग करता है। शीतलक और मॉडरेट के रूप में भी एक भारी पानी का यह प्रयोग करता है। वहीं राजस्थान के रावत भाटा, हरियाणा के गोरखपुर में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। ध्यान देना कि ये गोरखपुर में, अगर पूछा जाए आपसे कि गोरखपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित हो रहा है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपको यूपी का गोरखपुर नहीं लगाना है, योगी आदित्यनाथ वाला नहीं, बल्कि हरियाणा का गोरखपुर, क्योंकि यूपी के गोरखपुर में इस प्रकार की कोई भी एनर्जी प्लांट नहीं लगाई जा रही है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको दे सकता है। केंद्र सरकार ने अन्य 4 स्थानों में, जहां पे हरियाणा में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में चुटका, राजस्थान में माही बांसवाड़ा और कर्नाटक में कैगा में बेड़े मोड़ पर में 10 स्वदेशी रूप से विकसित जो है कि PWR के निर्माण को मंजूरी दी है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ मंजूरी दी गई, गोरखपुर हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुटका, राजस्थान में माही बांसवाड़ा और कर्नाटक में कैगा। तो यहाँ पर 10 जो है कि स्वदेशी रूप से विकसित जो है कि दाबित जो भारी जल नियंत्रक होते हैं, इनके निर्माण को मंजूरी दी गई है। अब हम आगे चलते हैं। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि अभी बजट 2023-24 में गवर्नमेंट के द्वारा सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत अभियान रखा गया, जिसका टारगेट रखा गया है कब? 2047। क्या टारगेट रखा गया दोस्तों? 2047 तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार को, सिविल सोसाइटी को और हमारे समाज को क्या करना होगा? काम करना होगा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। ध्यान दीजिएगा, बजट कब आता है? 1 फरवरी 2023 को ही बजट आ गया था 23-24 के लिए। उसमें योजना के रूप में लिखा गया था कि नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो मिशन है वो 2047 तक टारगेट रखा गया है, और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से किया गया है 1 जुलाई 2023 को। मिशन का उद्देश्य रहेगा कि विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच, ध्यान देना, आदिवासी आबादी के बीच अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो सेल होते हैं, इन सिकल सेल होते हैं, इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी चुनौतियों से निपटना। क्योंकि आदिवासी लोग क्या करते हैं, अपने पारंपरिक तरीकों से, अपनी प्राकृतिक औषधि से ही उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इलाज पूरी तरीके से सही नहीं हो पाता है तो ऐसे में वो मृत्यु के काल में चले जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए सबसे पहले आदिवासियों को टारगेट करके शहडोल जिले से इसकी शुरुआत की गई है, और सिकल सेल विशेषता वाले लोगों की पहचान करके अगली पीढ़ी में बीमारी के स्थानांतरण को रोकना है। क्योंकि ये बीमारी कभी कभी जेनेटिकली भी जो है कि ट्रांसफ़र होती है, और अगर एक व्यक्ति को अगर हो जाती है तो ये जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे चलती रहेगी। तो हर व्यक्ति को रोकने का एक ही तरीका है कि आप इनिशियल लेवल पर, स्टार्टिंग के लेवल पर ही इसे रोक लीजिए। और आगे देखते हैं, सिकल सेल रोग, जिसे सिकल सेल एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है, एक आनुवंशिक रक्त विकार है। ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिक रक्त विकार है जो क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। लाल रक्त कोशिका का मतलब हो गया आरबीसी। आरबीसी की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को ये प्रभावित करती है। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक विरासत में मिली स्थिति है। और हीमोग्लोबिन किसमें मिलता है? आपको आरबीसी मिलता है। जो हीमोग्लोबिन एचबी होता है ये आपको आरबीसी मिलता है। और जब हीमोग्लोबिन में के जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है तो ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये रोग देखने को मिलता है। जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन के द्वारा ही आरबीसी में ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है। और अगर हीमोग्लोबिन ही आपकी प्रभावित हो जाती है, जिन म्यूटेशन हो जाता है इसका, तो कहीं ना कहीं ये आगे यही प्रॉब्लम करेगी। और एनीमिया का मतलब ही होता है खून की कमी होना। तो आरबीसी में कमी होने लगती है, इसीलिए जेनेटिक प्रॉब्लम जो है कि बन जाती है। और आगे हम देखते हैं, इस मिशन के शुभारंभ के साथ सरकार का लक्ष्य मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाते हुए 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। अब हमारा अगला टॉपिक है, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का तेलंगाना में उद्घाटन।
तो इसको समझते हैं हम लोग। तेलंगाना में जो निजी रेल की कोच फैक्ट्री बनाई गई है तेलंगाना में, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री नाम है इसका। क्या नाम है इसका? मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 22 जून 2023 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल गांव में हुआ है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में जो है कि इसकी स्थापना की गई है। और ये निजी रेल कोच फैक्ट्री का नाम क्या होगा? मेधा रेल कोच फैक्ट्री, जो कि 22 जून 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। ये करेगी क्या, मतलब कैसे ये काम करेगी, तो हम आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि राज्य को इस बात पर गर्व है कि घरेलू कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स तेलंगाना के लिए रेल कोच बनाएगी। यानी मेधा जो कंपनी है वो क्या करेगी? तेलंगाना के लिए रेल कोच बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बात। और इसका पूरा नाम भी रहता है मेधा सर्वो ड्राइव्स। भारतीय रेल का सबसे बड़ा प्रणोदन उपकरण आपूर्तिकर्ता भी है। यह एकमात्र ऐसा भारतीय फर्म है जिसके पास इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधाएं भी मौजूद हैं। और 13 अगस्त 2020 को इस कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई थी। अब आगे हम बात करेंगे, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। बलिदान स्तंभ जम्मू कश्मीर यानी आर्मी से रिलेटेड होगा, सेना से संबंधित होगा। तो समझते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया। कहाँ पे उद्घाटन किया गया इसका? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन में आपको लद्दाख भी दे सकता है, क्योंकि आर्मी के बॉर्डर्स की सेनाएं लद्दाख में भी और राजस्थान में भी स्टैब्लिश की जाती हैं। तो ये चीज़ कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आपको याद रखना है। और यह स्मारक स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है। ध्यान देना कि जो स्मार्ट सिटी परियोजना जो चलाई जा रही है उसी का एक हिस्सा है, उसी के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। स्मारक का उद्देश्य उन साहसी शहीदों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया। और यह स्मारक कश्मीर के लाल चौक स्थित प्रताप पार्क में निर्माणाधीन है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि बलिदान जो दिवस है, मतलब कि जो बलिदान स्तंभ है, ये कहाँ पे लगाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। अब हम देखते हैं, स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा कला को पुनर्जीवित किया। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है यूपीएससी में स्पेशली, और स्टेट पीसीएस में। तो पढ़ते हैं नमदा कला क्या होता है भाई, क्या होता है नमदा कला, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौन सी विकास योजना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहल के तहत कश्मीर के नमदा शिल्प को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है और यूनाइटेड किंगडम को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों का पहला बैच हाल ही में भेजा गया है। मतलब क्या हो गया कि जो नमदा शिल्प होती है, मतलब कि कारीगरी जो होती है, इसको सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया। दोबारा अब इसको जो है कि शुरू किया गया, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया और लोगों को इससे जोड़ा गया। और इसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया गया उसे सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को निर्यात करने के लिए नमदा कला उत्पादों का पहला बैच जो है कि लॉन्च कर दिया गया, हाल ही में भेज दिया गया वहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों के लगभग 2200 उम्मीदवार विलुप्त हो रही कला के प्रशिक्षण में प्राप्त कर रहे हैं। मतलब ये जो नमदा कला विलुप्त हो रही है, तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए 2200 लोगों को जो है कि ट्रेनिंग दी जा रही है। अब आपसे प्रश्न सीधा पूछ सकता है, क्या पूछेगा आपसे प्रश्न कि नमदा कला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो अब आप देखेंगे कि 2 मैदानी क्षेत्र मैंने बताए और 2 पहाड़ी क्षेत्र बताए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, ताकि आरओ या यूपी पीसीएस में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं, जो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने 14 जुलाई 2023 को क्या किया है? 14 जुलाई 2023 को यूनाइटेड किंगडम यूके को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दे दी है। यानी इसका जो पहला बैच था उसको हरी झंडी इन्होंने दी है। हरी झंडी का मतलब दोस्तों कि इसे जो है कि सेल आउट कर दिया गया है वहां पर। आगे देखते हैं इसी में क्या लिखा हुआ है कि कौशल विकास को बढ़ावा देने और आकर्षित करने में यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है। यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बड़ा उदाहरण है। और नमदा प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में की गई थी। नमदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बनाते हैं गलीचा। क्या बनाते हैं? ऊन से गलीचा बनाते हैं। तो फेल्टिंग तकनीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नमदा कला का एक महत्वपूर्ण स्टेप क्या होता है? इंपॉर्टेंट स्पेस जो स्टेप होता है वो फेल्टिंग तकनीक होती है। अब हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देशों में। हमने जलीय पड़ोसी देश जो है हमारा वियतनाम पड़ोसी, उसको आईएनएस कृपाण को उपहार स्वरूप जो है कि भेंट कर दिया, उपहार स्वरूप दे दिया दोस्तों।
क्यों? क्योंकि नौसेना ने युद्धपोत आईएनएस कृपाण को 22 जुलाई 2023 को सेवा मुक्त कर संपूर्ण हथियारों से लैस वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया। अर्थात कि यह इससे पहले भारत में अपनी सेवा दे रहा था, अब इसे भारत की सरकार से या भारत के क्षेत्र से सेवा मुक्त कर दिया गया है और संपूर्ण हथियारों से लैस करके हमने वियतनाम को इसे दे दिया है। जहाज को वियतनाम के कैम रेन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया है और साथ ही साथ इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि जो आईएनएस कृपाण का स्थानांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार होने की भारतीय नौसेना की स्थिति के प्रतीक के रूप में किया गया है। यानी हिंद महासागर में जो हमारे पसंदीदा सुरक्षा भागीदारी देश होते हैं, जिसमें वियतनाम भी शामिल है, इसलिए हमने जो है कि उसे दे दिया ये आईएनएस कृपाण। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा दिया गया, तो आईएनएस कृपाण आपको नाम याद रखना होगा। और किस देश को दिया गया? वियतनाम को। 1991 में भारतीय सेना में कमीशन होने के बाद, यानी भारतीय सेना में 1991 में ही शामिल हो गया था आईएनएस कृपाण। तब से भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा है। पूर्वी बेड़े का मतलब हो गया बंगाल की खाड़ी, वहां का एक अभिन्न अंग रहा है और पिछले 32 साल लगातार इसने 32 साल जो है कि सेवा दी। वर्षों में कई ऑपरेशनों में इसमें हिस्सा भी लिया है और इसके बाद हमने पूर्वी क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी से होते हुए वियतनाम को ये सौंप दिया। अब हमारा अगला पॉइंट है उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग जारी की गई है 2023 की। तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से आईआईटीएंस को इसमें बेहतर रैंकिंग दी गई है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि महाविद्यालयों और इंजीनियरिंग संस्थानों के बारे में जो जानकारी दी जाती है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो अब देखते हैं उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारत रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 5 जून 2023 को जारी की थी। कब जारी की? 5 जून 2023 को। और साथ ही साथ इंडिया रैंकिंग 2000 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के अंतर्गत 13 विभिन्न श्रेणियों में दी जाती है। और ये वो 13 विभिन्न श्रेणियां जो सामान्यतः पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों तथा नवाचार को इस वर्ष से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है और इससे संबंधित जो यूनिवर्सिटी होंगी वो भी पूछी जा सकती हैं। तो देखते हैं कि रैंकिंग निम्नलिखित 5 मानकों के आधार पर दी जाती है। जैसे 5 मानक कौन से होंगे? टीचिंग एंड लर्निंग, ध्यान दीजिएगा, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज पहला मानक, दूसरा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस दूसरा मानक, और तीसरा ग्रेजुएशन आउटकम, चौथा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पांचवा है परसेप्शन। तो ये 5 मानकों पे आधारित होती है और इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल या समग्र श्रेणी में इस बार फिर से आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और ये लगातार 5वां वर्ष है, यानी 2019 से लगातार ये देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ओवरऑल में रैंकिंग की बात हो रही है। और अगर हम बात करें ओवरऑल में जो सेकंड पोजीशन है, वो ओवरऑल में सेकंड पोजीशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी बेंगलुरु में स्थित है, इसे ही प्राप्त लगातार हुआ है इस बार। और आगे की रैंकिंग के बारे में और समझ लेते हैं हम जरा सा। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को यूनिवर्सिटी वर्ग में भी लगातार 8वें वर्ष 2016 से 23 तक लगातार शीर्ष स्थान और जेएनयू और जामिया को सेकंड और थर्ड मिला है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा। और कॉलेज वर्ग में देखें तो दिल्ली विश्वविद्यालय को इस बार फिर से मिरांडा हाउस में जो है कि मिरांडा हाउस को कॉलेज वर्ग में मिला है और मिरांडा हाउस भी कॉलेज की श्रेणी में लगातार 7 वर्षों से अपने इस लिस्ट में काबिज है। अब यहाँ पे इन शॉर्ट आप समझिए, छोटा सा क्या समझना है कि जब ओवरऑल की श्रेणी पूछी जाएगी तो ओवरऑल श्रेणी में मद्रास फर्स्ट पोजीशन पे, IISc बेंगलुरु सेकंड नंबर पे है और यूपी का IIT कानपुर 5 नंबर पे है, लेकिन यूपी में फर्स्ट पोजीशन पे माना जाएगा। ये ओवरऑल रैंकिंग है। और जब हम बात करेंगे केवल यूनिवर्सिटी की तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को फर्स्ट रैंकिंग दी गई, जेएनयू को सेकेंड और BHU वाराणसी को 5 नंबर दी गई, लेकिन यूपी में फर्स्ट नंबर रहेगा यूनिवर्सिटी के रूप में। तो यूपी में आईआईटी क्या है? ओवरऑल के रूप में फर्स्ट है और यूनिवर्सिटी के रूप में फर्स्ट कौन होगा? तो BHU वाराणसी हो जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी। फार्मेसी वर्ग में अगर हम देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद इस वर्ष पहले स्थान पे रहा है। मैनेजमेंट वर्ग में देखेंगे तो IIM अहमदाबाद जो कि गुजरात में है और IIM बेंगलुरु जो है ये दूसरे नंबर पे और IIM कोझिकोड ये तीसरे स्थान पे रहा है। वास्तुकला के रूप में देखेंगे तो संस्थानों के वर्ग में, वास्तुकला के वर्ग में IIT रुड़की को फर्स्ट पोजीशन इस बार दी गई है। और विधि संस्थान में बात करें तो पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को दिया गया है, पहली पोजीशन।
मेडिकल संस्थानों में देखेंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स की बात अगर हम करें, इसकी बात करेंगे, हम एम्स की बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली वाला मेडिकल साइंसेज में मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूट में फर्स्ट पोजीशन पे है और पीजीआई चंडीगढ़ को सेकंड पोजीशन दी गई है। और आगे हम बात कर लेते हैं जो अभी इस बार नया जोड़ा गया है, इसको ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कृषि विश्वविद्यालय संबंधित जो क्षेत्र, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि इस रैंकिंग में इस मानक को भी शामिल किया गया है, जो कि 2023 से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल हुआ है और इस श्रेणी में पहला स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को मिला है और दूसरा स्थान जो मिला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा को और तीसरा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को। ध्यान दीजिएगा पंतनगर यूनिवर्सिटी का इसमें नाम नहीं आया है, इसीलिए आप कहीं ऐसा ना हो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड की बहुत ही फेमस है उसका नाम मत लगा दीजिएगा। आगे नवाचार, इसको भी इस बार 2023 की रैंकिंग में शामिल किया गया है और नवाचार के मामले में आईआईटी कानपुर को पहली रैंकिंग मिली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के लिए कि इस बार हायर एजुकेशन में जो नवाचार नाम की नई रैंकिंग शामिल की गई है और उसमें यूपी का ही स्थान पहला मिल गया कानपुर को, दूसरा आईआईटी मद्रास और तीसरा आईआईटी हैदराबाद को दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक गीत है एम्बेड्स इन मिलेट, तो इसके बारे में जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो मोटे अनाजों के लाभ को जनता को बताने और इन्हें जागरूक करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक गीत की रचना ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायकी फालू या फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर की गई है। और बात करेंगे इस गीत को एम्बेड्स इन मिलेट नाम दिया गया है। मूलतः यह हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी आवाज़ दी है और 16 जून 2023 को इसे जारी किया गया। हालांकि अब इसे स्थानीय भाषाओं में भी जो है कि अनुवाद किया जा रहा है ताकि भारत के सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी भाषी लोगों को इसकी जानकारी दी जा सके और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह गाना बनाया गया था जिससे भुखमरी की समस्या को कम किया जा सके। ग्रैमी पुरस्कार जीतने के बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं फाल्गुनी शाह जो है, और उन्होंने इस चर्चा पे मतलब इस पे चर्चा की और मोदी जी को आमंत्रित किया, यानी आग्रह किया मोदी जी को कि आप इस गीत की रचना में शामिल हो जाएं। और आगे देखते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ किया गया, यानी कि अंडर वाटर जो मेट्रो चलती है। अभी तक आप देखते हैं कि अंडरग्राउंड या फिर भूमि के ऊपर, इन दो स्तर पे जो है कि मेट्रो चलती है, जैसे दिल्ली में हो गया, लखनऊ में हो गया, लेकिन अब आप देखेंगे कोच्चि अर्थात केरल में पानी के अंदर मेट्रो चलती है। तो क्या है पॉइंट्स यहाँ पे, पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि देश में प्रारंभ की गई है, जो कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। केरल के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 अप्रैल 2023 को ही किया गया था। समुद्री जल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली है, यानी कि बैटरी से संचालित हो रही है ये। और इस परियोजना का परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसकी इक्विटी में 74% हिस्सेदारी तो केरल सरकार की है और 26% हिस्सेदारी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की है। तो बस यही यहाँ पे जानकारी थी। अब बात करेंगे ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है। तो जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ईपीआर क्रेडिट यानी कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। हालांकि स्वच्छता पे बहुत ध्यान देता है ये शहर और इसीलिए इसमें भी जो है कि एक स्वच्छता के ही संबंध में काम किया है कि इंदौर नगर निगम ने प्रतिबंधित एकल यूज प्लास्टिक, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से ही बैन कर दी गई है, उन वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका रिसाइकल करने कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। यानी अब इसको जहां जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक मिलती है उसको ये जब्त करता है और उसका रिसाइकल करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, और ये काम करने वाला यह नगर निगम भारत का पहला नगर निगम बन गया है। तो ये काफ़ी डेडिकेटेड रहता है स्वच्छता वगैरह को लेकर, इसीलिए यह उपलब्धि भी इसे लगी है। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव ठाणे में प्रस्तावित है। अब आपने कार्बन न्यूट्रल पंचायत पढ़ी होगी, पुल्लमपारा पिछली बार जो है कि आपने पढ़ी थी, और डिजिटल पंचायत पढ़ी थी, फिर जम्मू कश्मीर की पढ़ी थी, न्यूट्रल जिला पढ़ेंगे। तो हर चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है कि कार्बन से तटस्थ न्यूट्रल गांव पहले पढ़ेंगे
केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने जून 2023 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की। यानी भिवंडी तालुका में स्थित जो है कि गांव है वो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सम्मिलित है, जो भारत का सबसे पहला गांव माना जाएगा कार्बन न्यूट्रल गांव, क्योंकि यहाँ पे जितना कार्बन का उत्सर्जन किया था उतने ही कार्बन को जो है कि समाप्त भी किया जाता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ ये कार्बन तटस्थ गांव के विकास के साथ साथ 121 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, ताकि वो 121 गांव भारत के 6,40,000 गांवों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करे, जिससे वहां पर भी कार्बन न्यूट्रल स्थापित किया जा सके। हालांकि 24 अप्रैल 2022 में पिछले साल जम्मू कश्मीर के सांबा में स्थित पल्ली गांव देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना था, और माजुली जो कि असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, यह पहला कार्बन तटस्थ जिला बन चुका है, कार्बन न्यूट्रल जिला। तो कार्बन न्यूट्रल जिला अगर हम बात करेंगे तो आसाम का आपका ऑप्शन होना चाहिए माजुली, और कार्बन न्यूट्रल पंचायत आपकी ये आपकी पोचमपल्ली जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ कार्बन न्यूट्रल गाँव की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के ठाणे में। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिल चुका है। ध्यान देना, जीआई टैग अलग होता है और ये जैविक प्रमाणीकरण की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ध्यान देना, जैविक प्रमाण पत्र की बात हो रही है, भौगोलिक संकेतक की बात नहीं हो रही है। तो अराकू कॉफी और काली मिर्च जो कि आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में गिरिजन कॉर्पोरेशन को मिल चुका है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो दर्जा होता है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है। कॉफी और काली मिर्च के उत्पादों को बाजार में अधिक कीमत मिलने की अब संभावना भी है, और साथ ही साथ अराकू कॉफी और काली मिर्च आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली डिवीज़न और जीके विधि मंडल में आदिवासी किसानों द्वारा उगाई जाती है। तो इससे अब हम देखेंगे कि आदिवासी किसानों की इनकम भी डबल होगी, यानी इनकी आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य में उगाई जाने वाली यह कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी की ही एक प्रजाति है। तो अराकू जो कॉफ़ी है वो अरेबिका कॉफ़ी की एक प्रजाति है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले और ओडिशा के कोरापुट जिले के आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है, और यहाँ पे भौतिक बुनियादी और जलवायु परिस्थितियाँ भी मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर इस जो है कि आसानी से इसकी खेती हो जाती है। आगे देखते हैं, अपेडा की बात करेंगे तो एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। यह ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख संस्था है। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि पिछले साल मतलब कि अप्रैल में ही इसी साल 2023 में केंद्र सरकार, असम सरकार और राज्य जो है कि दिमासा जो नेशनल लिबरेशन आर्मी है, इनके बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें केंद्र सरकार, असम सरकार और ये दिमासा जो कि एक उग्रवादी समूह था, जो मुख्य धारा से अलग रहता था, अलगाववादी समूह था, इनके साथ एक समझौता किया गया है सरकार के द्वारा। तो समझते हैं इसको। पूर्वोत्तर में उग्रवाद को मुक्त करने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी जब असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल ने केंद्र व राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौता किया, जो कि कब किया, 27 अप्रैल 2023 को जो है कि यह शांति समझौता किया गया। और इसमें केंद्र सरकार की तरफ से श्री अमित शाह जी शामिल थे, और आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया। और इस समझौते के तहत DNLA के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियारों व गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। और इससे पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त करने का जो मोदी जी का सपना है वो एक सफल होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए अमित शाह जी ने भी यहाँ पर यह बात बोली थी कि अमित शाह ने कहा इस समझौते को वर्ष 2024 तक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2024 तक हमें किसी भी हाल में पूर्वोत्तर को समृद्ध बनाना है और शांतिपूर्ण बनाना है।
तो ये इस दिशा में एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर इसी से संबंधित एक और यहाँ पे समझौता हुआ जिसको हम लोग नामसाई समझौते के रूप में जानते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक सीमा समझौता हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र के दो राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में ही एक समझौता किया। ये दोनों ही राज्य आपस में 700 किलोमीटर से अधिक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति में लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। और इस तनाव को खत्म करने के लिए आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में 20 अप्रैल को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और इस समझौते का जो नाम था मेरे दोस्तों, वो नाम क्या रखा गया था? नामसाई समझौता। क्या नाम रखा गया था? नामसाई समझौता, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस समझौते को दोस्तों नामसाई समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और ये नामसाई एक क्षेत्र है जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं अब हम यहाँ पर। और इस प्रकार से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद जो कि 1972 से बना हुआ था, अभी तक जो सुलझा हुआ नहीं था, अब जाके जो है कि उस पर कुछ समाधान देखने को मिला है। और अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो लिथियम के भंडार मिले हैं और राजस्थान में, उस पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के नागौर जिले में, ध्यान देना, नागौर जिले में जहाँ से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, उसके डेगाना में लिथियम के भंडार की खोज की गई। नागौर जिले के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो कि GSI के अनुसार लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर में हाल ही में पाए गए भंडार से अधिक बड़ा है। यानी जो राजस्थान में पाया गया वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बड़ा है, और जिससे लिथियम के मामले में चीन का एकाधिकार भी समाप्त हो सकता और भारत आत्मनिर्भर हो सकता है लिथियम के मामले में। बात की जाए लिथियम की, तो लिथियम को विदेशों से आयात किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें महंगी होती हैं। और लिथियम का प्रयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लगने वाली बैटरी में होता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसकी खपत हो रही है वो आपको मोबाइल बैटरी, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन की जो चार्जेबल बैटरी होती है इसमें बनाने के लिए किया जाता है। और लिथियम मुख्य रूप से एक अलौह धातु है, ठीक है, एक अलौह धातु है। और वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट है इसके मामले में। इसने कहा है कि 2050 तक लिथियम धातु की जो वैश्विक मांग होगी वो 500% बढ़ जाएगी, यानी 500 गुना जो है कि बढ़ जाएगी, क्योंकि लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों को ध्यान में रख के, उसमें लिथियम बैटरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो लिथियम बैटरी का होना बहुत आवश्यक हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, एक नया टॉपिक है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा, जो कि उन्होंने 31 मई से 3 जून 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर थे। और नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड की यह पहली विदेश यात्रा भी थी, पहली विदेश यात्रा थी। नरेंद्र मोदी के साथ नेपाली प्रधानमंत्री की वार्ता 1 जून 2023 को हुई, हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई। ध्यान देना, ये हैदराबाद हाउस ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के हैदराबाद में नहीं, बल्कि उसके नाम से दिल्ली में राजपथ पे ही जो है कि हैदराबाद हाउस है। और वहीं जो है कि सभी ऑफिशियल्स मीटिंग होती हैं। दोनों देशों के बीच में आर्थिक, वाणिज्यिक, ऊर्जा, सुरक्षा, विकास आदि के क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग एवं संबंधों की समीक्षा वार्ता में की गई। और जो समीक्षा थी वो वार्ता में की गई। नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि तथा भारत के सहयोग से वहां निर्माणाधीन 900 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजनाओं आदि की प्रगति पर संतोष वार्ता में व्यक्त किया गया। यानी नेपाल से जो भारत को विद्युत का निर्यात किया जाता है, या यूँ कहें कि भारत उसे आयात करता है, और साथ ही साथ 3 जल विद्युत परियोजनाओं पे भी रिपोर्ट दी गई। वर्तमान में भारत नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत का आयात प्रति वर्ष कर रहा है। आगे 1 दशक में, लगभग 10 वर्ष में यह जो आयात करने की क्षमता होगी 10,000 मेगावाट तक चली जाएगी। और भारत के ही रास्ते बांग्लादेश को नेपाली बिजली के निर्यात के लिए सैद्धांतिक सहमति दोनों पक्षों में हो गई, क्योंकि जो बांग्लादेश की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो डायरेक्टली नेपाल से कनेक्ट नहीं होती है, वो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के माध्यम से ही नेपाल से कनेक्ट हो पाएगी। इसीलिए बांग्लादेश को जो नेपाल से बिजली प्राप्त होगी वो भारत के माध्यम से प्राप्त होगी। वहीं नेपाल में महाकाली नदी पर सिरसा और झूला घाट पर अनुदान सहायता के तहत 2 पुल बनाने की सहमति भारत की ओर से वार्ता में दी गई है। और साथ ही साथ भारत व नेपाल के बीच पारगमन संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट की समीक्षा के लिए एक आशय हस्ताक्षर पत्र पर जो है कि हस्ताक्षर किए गए हैं इसमें। और नवीनीकृत संधि में नेपाली माल के समुद्री बंदरगाह तक पहुंच के लिए एक नए रेल मार्गों के साथ साथ भारत के आंतरिक जलमार्गों के उपयोग की सुविधा भी दी जाएगी, क्योंकि नेपाल के पास समुद्री सीमा साझा नहीं होती है। तो जब नेपाल किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है तो समुद्र के माध्यम से वो सबसे पहले भारत या बांग्लादेश की बाउंड्री में आता है, फिर भारत के द्वारा क्या किया जाएगा, रेल के माध्यम
से, ट्रेनों के माध्यम से नेपाल तक वो सामान पहुंचाया जाएगा। और इस दौरान ब्रह्मपुत्रा या आपकी गंगा जैसी जो जलमार्ग होंगे उनका भी प्रयोग करने की बात की गई है। साथ ही अगर हम बात करें, नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की नेपाली जो मांग थी उसको भी भारत ने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, हम एक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर यूनिट वहां पे लगाएंगे। और वहीं पेट्रोलियम पदार्थों की जो आपूर्ति की जा रही है नेपाल में भारत के द्वारा, जो कि मोतिहारी बिहार से लेकर आमलेखगंज नेपाल तक थी, इस आमलेखगंज से आगे चितवन तक इसको बढ़ाया गया है। यानी अब इसकी जो आपूर्ति होगी वो चितवन तक होगी, मोतिहारी से निकलकर बिहार से। और आगे देखते हैं हम इसी के बाद। और अब हम यहाँ पर देखेंगे देश के नए उत्पादों को, लगभग 33 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम कवर करेंगे। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी 31 मार्च 2023 में प्रदान किए थे, जो कि 2022-23 में रिकॉर्ड रहा है कि सबसे अधिक जीआई प्रोडक्ट मिले गए हैं, जिसमें बिहार के 1 और उत्तर प्रदेश के 10 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था। मार्च 2023 तक भारत में जो जीआई टैग संख्या थी वो 465 थी, लेकिन आज अगस्त की डेट में और भी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। जीआई के बारे में बात करेंगे तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो होता है डीपीआईआईटी, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा ये जारी किए जाते हैं। यानी अगर हम बात करें जीआई टैग किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जीआई टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते थे। भारत में जो पहला जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, जो कि कृषि की श्रेणी में दिया गया था, पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, जिसको सुपारी, बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा यानी बनारसी लंगड़ा आम, और वहीं वाराणसी शहर के किनारे एक रामनगर किला है, उसके बैंगन के साथ साथ आदम चीनी चावल जो कि चंदौली का है, अलीगढ़ ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर, पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला, हाथरस हिंग को जीआई टैग इस बार दिया गया है। और इसी टैग के अनुसार अभी तक उत्तर प्रदेश के टोटल 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें अकेले वाराणसी के ही 20 प्रोडक्ट लगभग हैं। 20 प्रोडक्ट लगभग किसके हैं? वाराणसी क्षेत्र के हैं। और हम बिहार का देख लें तो इस बार बिहार के मरचा चावल को जो है कि जीआई टैग मिला है। ये काली मिर्च के समान होता है इसका दाना, मरचा चावल, जो कि काली मिर्च के दाने के समान दिखता है, काली मिर्च के दाने की तरह, और इसीलिए इसको मरचा चावल या मिर्चा चावल भी कहा जाता है। और काली मिर्च आपने अपने घरों में देखी होगी, जो छोटी छोटी गोल गोल काली मिर्च होती है दोस्तों। तो अब हम आगे आते हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया लीगो की स्थापना को मंजूरी दी गई, यानी कि लीगो इंडिया की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, चर्चा में रहने वाला। दुनिया में ये तीसरी लैब होगी जो भारत में स्टैब्लिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, जिसको लीगो इंडिया की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 अप्रैल 2023 को 2600 करोड़ रुपए की लागत से लीगो इंडिया की स्थापना किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया गया। क्यों किया गया इसके बारे में कि ब्रह्मांड की बेहतर समझ, न्यूट्रॉन, सितारों और ब्लैक होल जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षी तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो गुरुत्वाकर्षी तरंगें आती हैं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इन तरंगों को खोजने के लिए या इन तरंगों के स्रोत का पता लगाने के लिए कम से कम 3 वेधशालाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 वेधशाला ऑलरेडी अमेरिका में स्थापित हैं और तीसरी वेधशाला ऐसी जो भारत में बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति मार्च 2016 में ही अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित कर ली गई थी। तो आप ये देखिए कि ये जो लीगो इंडिया मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में 3 ही ऐसी वेधशालाएं हैं, जो कि 2 अमेरिका में है और तीसरी भारत में निर्मित हो रही है। वहीं लीगो इंडिया का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा किया जाएगा और परमाणु ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है। परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है और परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ध्यान देना, ये जो लीगो इंडिया का जो मिशन है ये महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और अगला है अंतरिक्ष नीति स्पेस पॉलिसी 2023। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी थी।
इसके द्वारा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए ओपन कर दिया गया है। ठीक है, रणनीतिक क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। नई अंतरिक्ष नीति लागू होने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी और इससे भारतीय कंपनियों को उपग्रहों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अपने यान बनाने के अवसर मिलेंगे। निजी कंपनियां भी अपने अंतरिक्ष अभियान शुरू कर सकेंगी और अंतरिक्ष नीति देश में ये पहली बार बनी है 2023 में। और इसी के साथ इसके लिए नई एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस इन शॉर्ट में कहा जाता है, इसकी भी स्थापना की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे रहे हैं। जिसके परिणाम अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े लगभग 200 से अधिक स्टार्टअप एवं अन्य उद्यम इसमें पंजीकृत हो चुके हैं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और दूसरी बात क्या रहेगी कि दूसरे निजी क्षेत्र को मंजूरी देने से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बाजार बढ़ेगा, उसका लाभ लोगों तक भी पहुंचेगा। और मैकिन्सी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 50% मतलब 50 अरब डॉलर 500 अरब डॉलर के करीब रहा था, जो कि 9 से 10% की स्पीड से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। लेकिन इसमें भारत का जो योगदान है वो ओनली 2% है या इससे भी कम, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि भारत को भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहिए। और आगे देखते हैं इसी में, तो पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी मेसर्स स्काई रूट सब ऑर्बिट रॉकेट विक्रम 1 का प्रक्षेपण किया। और इसके पूर्व केंद्र ने 2019 में इसरो से जुड़े कार्य के लिए एक सार्वजनिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की थी, जो इसरो की व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। अब इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक। देखिए जीआई तो दिया गया है लेकिन ये संरक्षित वाला है, कंजर्व जो है की। तो बात करते हैं क्या है, यूरोपीय आयोग ईसी ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। यूरोपीय आयोग ने 22 मार्च 2023 को इसे पीजीआई यानी कि प्रोटेक्टिव जो जीआई इंडिकेटर होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने की अधिसूचना जारी की, जो 11 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। और बात करें 19वीं शताब्दी के मध्य से कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जाता है। हालांकि कांगड़ा चाय को 2005 में ही जीआई टैग भारत सरकार के द्वारा दिया जा चुका था, लेकिन यूरोपीय आयोग ने इस वर्ष इसको क्या दिया, जो पीजीआई यानी कि प्रोटेक्टिव ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा चुका है। और भारत में जो पहला प्रोडक्ट था वो थी दार्जिलिंग चाय आसाम की, मतलब दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल की। 2004 में ही इस मशहूर बेवरेज को पहचान मिल चुकी थी। यही इंपॉर्टेंट है बस इसके लिए। और साथ ही साथ अब हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश संभावना है 2026 तक। तो बात करते हैं इसके बारे में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2023 की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट थी, जो बढ़कर 2030 में 50 गीगावाट होने की संभावना की ओर दिख रही है, जिससे 3 लाख प्रत्यक्ष और 9 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी पहलों पर सरकार के ध्यान के कारण भारत के सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई। इस योजना के तहत सरकार ने सौर पीवी खंड के लिए अकेले 4500 करोड़ रुपए का जो है कि बजट आवंटित किया है, और जिससे 10 गीगावाट विनिर्माण क्षमता को सृजित करने की भी उम्मीद है। बस इतना ही था इसके बारे में। और अगला टॉपिक आता है, भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स ड्रग्स और यूएन एचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में एक सदस्य के रूप में चुना गया है। और हमने शुरू में ही एक पढ़ लिया था कि आपको पता होगा कि एक संकट वाली जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जिसमें भारत को भी अध्यक्षता या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या लिखता है कि भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया, सदस्य के रूप में, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की बढ़ती उपस्थिति का संकेत देता है। इसका निर्णय 6 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोशॉक कहते हैं, में आयोजित एक बैठक के दौरान हुए मतदान में किया गया था।
और सांख्यिकी आयोग में भारत की जो सदस्यता है वो 4 वर्ष की होगी, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 से होगी। अभी नहीं होगी, 1 जनवरी 2024 से ये सदस्यता शुरू हो जाएगी। मादक पदार्थ रोकथाम आयोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू किए जाने पर निगरानी रखता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड HIV एड्स की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो ये सब जानकारियां थी। अब बात आती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, हमारा टॉपिक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इस बार प्रश्न जरूर आएगा, तो इसलिए आप इसको जरा ढंग से पढ़िएगा। सबसे पहले टाटा ट्रस्ट के द्वारा IJR इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, और ये जो रिपोर्ट है ये तीसरा संस्करण है इसका, क्योंकि इससे पहले 2019 में और 2020 में जारी की गई थी, 2021 में इसे जारी नहीं किया गया था। और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है 1108, उसकी तुलना में केवल 778 न्यायाधीश काम कर रहे हैं पूरे भारत में, और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसमें 24,631 न्यायाधीशों की अपेक्षा 19,288 न्यायाधीश ही कार्य केवल कर रहे हैं, यानी संख्याओं में कमी देखने को यहाँ पर मिलती है। वहीं यह भी कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के स्तर पे जो केस की औसत उच्चतम जो पेंडेंसी केस है वो लगभग उत्तर प्रदेश में 11.34 वर्ष लग जाएंगे। लगभग 11.5 वर्ष में जितने भी केस पेंडिंग है उन सभी का समाधान हो पाएगा हाई कोर्ट में। वहीं दूसरे स्थान पे आता है आपका पश्चिम बंगाल 9.9 वर्ष, और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा में है, यानी त्रिपुरा हाई कोर्ट में जितने भी मामले हैं वो अगले 1 वर्ष में पूरी तरीके से निपटा दिए जाएंगे। तो ये इसका मामला होता है, इसका मतलब होता है। और बात करेंगे कि सबसे अधिक क्लियरेंस रेट किसका है, कि जो जल्दी जल्दी अपने सारे केसों को निपटा रहा है, उसके मामले में हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट जो है कि सबसे अधिक आगे है, और दूसरे नंबर पे ओडिशा। सबसे अधिक केस क्लियरेंस रेट जो है यहीं पर है कि केरल और ओडिशा दोनों ही राज्य अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, तेलंगाना तीसरे स्थान पे, और उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पे है 18वें स्थान पे, यानी इसमें 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया था। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के। अच्छा, अभी अगला टॉपिक नहीं, इसी में लिखा हुआ है कि वर्ष 2021 के दौरान जेल में जो कैदियों की संख्या में लगभग 10.8% की वृद्धि के साथ जेल में कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और अभी 77% कैदी अंडर ट्रायल हैं, यानी वो पूरी तरीके से कैदी भी घोषित नहीं हुए, लेकिन ट्रायल के बेस पे उन्हें जेल में रखा जा रहा है। और 2020 और 22 के बीच उच्च न्यायालयों के जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो केवल 2% है, जो कि बहुत ही कम है। वहीं निचली स्तर पे जो अदालतें होती हैं, जो जिला स्तर पे अदालतें होती हैं, वहाँ पे जजों की कुल संख्या में महिलाओं का 35% हिस्सेदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो PCSJ एग्ज़ाम आप सुनते हैं, PCSJ एग्ज़ाम, यहाँ पे जुडिशियल सर्विस में इनको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट तो मिल जाती है, लेकिन हाई कोर्ट का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ये प्रमोशन के साथ होता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत इसमें जो है कि पारिवारिक रिश्ते और जो संबंध होते हैं, पावर होती है, इनको भी देखा जाता है। इसीलिए हाई कोर्ट में सामान्यतः महिलाओं का रेशियो देखिए 2% है, जबकि PCSJ प्रत्येक वर्ष जो है कि एक एग्जाम आयोजित कराता है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार इन पदों को प्राप्त करती हैं। इसलिए इनका जो रेशियो है वो 35% है। आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, टिस का प्रयास जो है, टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, हाउ इंडिया लाइव्स के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा जो है कि जारी की जाती है। और साथ ही साथ ये 4 स्तंभों की क्षमता का आकलन किया था, 4 स्तंभों में, जिसमें पुलिस है, जेल है, न्यायपालिका है और कानूनी सहायता है। तो इन चारों पिलर्स पे जो है कि मुख्य रूप से काम करती है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है, और अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये अगला टॉपिक किसी काम का नहीं था। अब हमारा अगला टॉपिक ये है आपका लद्दाख और मयूरभंज, जो कि विश्व में महानतम स्थानों में शामिल हो गए हैं। तो अमेरिकी पत्रिका जो कि टाइम नाम की एक पत्रिका है, जिसने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की एक सूची जारी की है, और 50 स्थानों वाली इस सूची में भारत के लद्दाख और ओडिशा के मयूरभंज के जिलों को शामिल किया गया है। तो इन 50 स्थानों की सूची में पूरी दुनिया में लद्दाख और मयूरभंज भारत की तरफ से शामिल हुए हैं। लद्दाख को 31 नंबर दिया गया और
मयूरभंज को 32 नंबर पे। ऐसी क्या खासियत थी इसमें? तो देखिए, मयूरभंज के बारे में बात करते हुए पत्रिका ने कहा है कि यह अत्यधिक दुर्लभ जो काले बाघ को देखने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है। यानी पूरी पृथ्वी पर अगर आपको ब्लैक टाइगर देखने हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मयूरभंज में जाना पड़ेगा। वहीं टाइम ने यह भी कहा कि लद्दाख के पहले गांव का उल्लेख किया जहां पे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व नामित किया गया, जहां मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था चांगथा वन्यजीव अभयारण्य जो बन रहा है वो इसी लद्दाख में बन रहा है, जो कि रात में जो है कि पक्षियों को कंफर्टेबल जोन के रूप में रहेगा और लोग यहाँ पे रात में भी विजिट कर सकेंगे, घूम सकेंगे। तो ये दोनों ही जगह का यहाँ पे जिक्र किया गया है। साथ ही साथ टाइम पत्रिका में नवंबर 2022 में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के फिर से खुलने का उल्लेख किया गया है, क्योंकि इस उद्यान में एशियाई हाथी, दुर्लभ काले बाघों, रॉयल बंगाल टाइगर सहित अन्य स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियों का घर है। साथ ही यहाँ पे प्राचीन मंदिर भी दुनिया के सबसे मनोरम स्थल हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। और अगर हम बात करें कि टाइम की सूची में विश्व के शीर्ष 5 स्थल कौन से हैं, तो टम्पा जो कि अमेरिका से संबंधित है, और वहीं पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है येसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अमेरिका में ही है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपसे उत्तराखंड पीसीएस में या यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में। तो क्या है भाई इसके बारे में जानकारी, समझते हैं कि परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के देवस्थल में, ध्यान देना देवस्थल में, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। कैसा है ये? अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसीलिए इसको ILMT कहा जाता है, और ये 4 मीटर का है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। क्या है इसकी खासियत? 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अब सुदूर एवं गहन आकाशीय अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ यह दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है, और उत्तराखंड भारत के नैनीताल जिले में जो देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किया गया, इसको 4 मीटर की। तो ध्यान देना, ये जो देवस्थल है ये कहीं और नहीं, नैनीताल जिले में ही पड़ता है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन नैनीताल का ही आ जाए, देवस्थल न देके। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 4 मीटर व्यास के घूमने वाला एक दर्पण है। इसे मुख्यतः खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें गहरे आकाशीय आकाश, क्षुद्र ग्रहों से लेकर सुपरनोवा और अंतरिक्ष मलबे तक की वस्तुओं का वर्गीकरण आराम से किया जा सकेगा इसकी प्राप्त जानकारी से। और वहीं इसमें टेलीस्कोप में प्रकाश को एकत्र करने के लिए और केंद्रित करने के लिए तरल पारे की एक पतली परत से बना, ध्यान दीजिएगा, तरल पारे की एक पतली परत से बना 4 मीटर व्यास का घूमने वाला एक दर्पण लगा है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? पारे की एक परत देखने को मिलती है। अब जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा देख लेते हैं। फूमियो किशिदा जो कि जापान के प्रधानमंत्री अक्टूबर 2021 में बनते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा भारत के तौर पे 19 से 20 मार्च 2023 को भारत में आते हैं। यानी जापान के प्रधानमंत्री पहली विदेश यात्रा भारत के रूप में कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया के देश को छोड़ के उन्होंने भारत में पहली अपनी विदेश यात्रा करने का निश्चय किया। और वो भी क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पे 14वें शिखर सम्मेलन जो होते हैं, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठक में हिस्सा लिया था, और वहीं 20 मार्च को भारत जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया, और कहा कि यह शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? 2 समझौतों पे। हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंधों में वही प्रगति की समीक्षा की, जैसे रक्षा उपकरण, प्रौद्योगिकी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य व डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। और अगर हम देखें आगे तो पिछले साल भारत में 5 लाख करोड़ रुपए यानी 5 लाख करोड़ येन, जिसको भारतीय रुपए में देखें तो 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश के जापान के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी की स्थापना का भी उल्लेख किया। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इसको मेंशन करना जरूरी रहेगा। और आगे इसी तरीके से देखते हैं अब हम
और इसी के बाद इसमें भारत और जापान वर्ष 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और आपको बताना है कि एससीओ जो है कि जो एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 2024 का एक वर्ष मना रहा है। किस रूप में मना रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने आपको डिस्कस भी किया है। तो 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहा है और दोनों देशों के लिए कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी, क्योंकि माउंट फूजी जापान में और कनेक्टिंग हिमालयाज जो हिमालय नाम का पर्वत है वो हमारे भारत में है। तो यही थीम जो है कि इसकी चुनी गई है। और 2017 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ था, जिसके लिए 80% राशि JICA द्वारा सस्ते ऋण के रूप में, सस्ता ऋण कितना, 0.1% के ब्याज दर पे जापान के द्वारा जो है कि हमें दिया गया। और दूसरा एक समझौता हुआ था जापानी भाषा सीखने को लेकर, यह समझौता 2017 में हुआ था और अभी इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच 20.57 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इससे पहले कभी भी इतना बड़ा व्यापार नहीं हुआ है। और अब हमारा ये टॉपिक आएगा अगला, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। क्या की जाएगी, भारत यात्रा। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, और यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने पिछली साल ही, मतलब इसी साल आपको अप्रैल मई में करंट अफेयर्स में पढ़ाया था और मैंने कहा था कि यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स में आएगा और सेम वही प्रश्न यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 2023 में देखने को मिला। तो अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि कौन सा क्वेश्चन था वो। तो अल्बनीज ने जब 8 से 11 मार्च भारत की राजकीय यात्रा की, तो 10 मार्च 2023 को भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और ये वार्षिक शिखर सम्मेलन पहला था, कौन सा था, पहले नंबर पे था। और यह पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन पर संयुक्त बयान एक जारी किया गया कि दोनों देशों के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता भी जो है कि किया जाएगा और इस पे हस्ताक्षर किए, और साथ ही साथ फिल्मों का निर्माण और खेलों में सहयोग करने पर भी जो है कि समझौता हुआ। दोनों पक्षों ने सौर कार्यबल यानी कि सोलर एक्शन फोर्स पर एक कार्यबल की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर, ध्यान दीजिएगा सुनील गावस्कर के नाम पे है ये, कि चौथे मैच के पहले दिन का खेल देखा। और वहीं गुजरात में प्रवास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने डिकिन विश्वविद्यालय, यही पूछा गया था आपसे जो है कि किस जिले में खोला जा रहा है, यानी कि किस राज्य में, तो डिकिन विश्वविद्यालय की एक सभा में हिस्सा लिया, जो भारत में एक विदेशी परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। और यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थित होगा। और यही ऑप्शन आया था, गांधीनगर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था, और ये मैंने आपको अप्रैल में ही पढ़ा दिया था। वर्तमान यात्रा के दौरान पीएम एल्बनीज भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। आज से पहले भारत सरकार के द्वारा किसी भी विदेशी नेता को इतने खुफिया स्तर पे जो है कि दौरा नहीं कराया गया। तो ये INS विक्रांत का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता भी बन चुके हैं। और वहीं एक्टा, जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौता, जो कि एक्टा एक परिवर्तनकारी समझौता है जो व्यापार और निवेश में क्षमता के अगले स्तर को स्पष्ट करता है। दिसंबर 2022 में यह लागू हो गया था। ऑस्ट्रेलिया से भारत को 85% से अधिक माल निर्यात किया जाता है टैरिफ मुक्त, और वहीं भारत से ऑस्ट्रेलिया को 96% का निर्यात किया जाता है, वो भी टैरिफ मुक्त, यानी कि कोई टैरिफ नहीं लगता इन दोनों देशों के बीच में। वहीं छात्रों और पेशेवरों को लाभ पहुंचाने के लिए एक मोबिलिटी समझौते पर बातचीत के साथ आगे बढ़ने का भी निर्णय लिया गया था। और इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस साल सितंबर 2023 तक तालिस्मान सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा ऑपरेशन होता है। तो किस नाम से जाना जा रहा है ये, तालिस्मान सेबर अभ्यास। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो तालिस्मान सेबर अभ्यास आपको याद रहना चाहिए। और देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म धारवाड़ कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले के श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया गया, और यह दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत
आता है, जिसकी लंबाई लगभग 1505 मीटर लंबा है और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है और इसको मान्यता भी दे दी गई है। जबकि इससे पहले हमारा गोरखपुर का जो कि पंडित दीनदयाल मतलब गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है, वहाँ का प्लेटफॉर्म जो कि 1300 कुछ मीटर का था, तो उसको जो है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड दिया गया था। तो ये तो था दोस्तों आज का जो है कि हमारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल घटनाक्रम जो था, राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसमें कवर करा दिया है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और ये जो कलर्ड पीडीएफ है ये भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, स्पेशली आरओ, एपीएस, यूपीपीसीएस या बीपीएससी, एमपीपीसीएस, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सारा कंटेंट ऑथेंटिक और जो है कि फुली फ्री दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको सपोर्ट कीजिएगा।